पीडीआर के एक और अमेजिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस है। बहुत ज़्यादा जिस पर आज के समय में बात हो रही है, स्पेसिफिकली इन इंडिया मेंस के लीगल राइट्स को लेकर। क्या एक्चुअल में इंडिया में हमारे कानून में आज के समय में मेंस के लिए, लड़कों के लिए कोई कानून है या नहीं है? कैसे आप अपने आप को अपनी मैरिज लाइफ में अगर आपके ऊपर कुछ भी ऐसे एलिगेशंस होते हैं, आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हो? मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज बहुत सी ऐसी सीरियस मुद्दों पर बातें हुई हैं जो आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में हो रही हैं। कैसे लॉ का मिसयूज़ हो रहा है, इवन अतुल सुभाष के बारे में जो अभी रिसेंटली एक केस हुआ, सभी को पता है। और मतलब उसकी कहानी, उसका वीडियो शायद आज के समय में इंडिया में किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने बहुत ही डिटेल डिस्कशन उसके बारे में किया है। कैसे हमारे लॉ का, हमारे कानून का मिसयूज़ होता है, उसके बारे में हमने बात की है। कैसे आप अपने आप को उससे बचा सकते हो, इस बारे में हमने बात की है। आज के एपिसोड की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मोनिका गारखेल, जो कि मेंस एक्टिविस्ट हैं। खासकर को लेकर लड़कों के लिए वो लड़ाई लड़ती हैं, उनके लिए बात करती हैं, उनके हक की लड़ाई करती हैं। आज का एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत एंजॉयबल होने वाला है एंड स्पेशल थैंक्स टू बी दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय धरिषा आयुर्वेदा। सो एंजॉय दी एपिसोड, और जो भी एपिसोड का पार्ट बहुत अच्छा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मैं उतने ही अच्छे गेस्ट को आपके लिए लेकर आ पाऊंगा। एंजॉय दी एपिसोड, एंजॉय दी शो। वेलकम टू दी पीडीआर मैम, प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम सीधे केस से ही शुरू करते हैं फिर जी। कि मतलब अभी इतना हू हल्ला कटा कुछ दिन पहले अतुल सुभाष केस में, और अभी शायद मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि उसके जो फैमिलीज़ हैं, इन लॉज हैं, उनको बेल ग्रांट हो गई है। जी। तो मैं उसी बारे में अब बस मतलब चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो अतुल सुभाष केस में आप लाइक मेजर रिस्पॉन्सिबल किस पर्सन को समझती हैं सबसे ज़्यादा? और देखिए, फिलहाल जो इस केस से निकल कर आया है उसमें सिस्टम जिम्मेदार है, जुडिशरी। ओके। देखिए, वो अगर आपने उसकी कुछ लाइनें ध्यान से सुनी हो या आई थी, वो मेरे ख्याल पिछले 2.5-3 साल से तो ये लड़ाई लड़ ही रहा था। ठीक है। राइट। अब पत्नी को भी गुजारा भत्ता दिलवाया जा रहा है। ठीक है। बच्चे से वो मिलने नहीं दे रही है, उसकी वो अलग कीमत मांग रही है। राइट। ठीक है। अब 2 साल में 120 तारीख बहुत होती हैं। आसान नहीं है, बैंगलोर से जौनपुर। ठीक। उसके बाद जज का रवैया अपने प्रति देखना कि मैं सिर्फ कह तो रहा हूं, कहने मात्र को कह रहा हूं, इन्हें कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। मतलब सिंपैथी तो नहीं हो सकती, एम्पैथी तो हो सकती है हमें। ठीक है। कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ माय जेंडर, मैं मेल हूं या फीमेल हूं, मुझे सहानुभूति तो हो सकती है, आत्मभूति नहीं हो सकती। मुझे सहानुभूति तो हो सकती है और होनी चाहिए। मेरे ख्याल एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ये पहला कर्तव्य है। ठीक है। तो उसको जज की आंखों में कभी वो दिखा नहीं। उसके बावजूद जज रीता कौशिक उनको अपने चैम्बर में बुलाती हैं। ठीक है। उनसे यह कहती हैं कि 5 लाख रुपए दे दो, कब तक ये चक्कर काटते रहोगे, केस को मैं रफा दफा कर दूंगी, घुमा दूंगी। क्योंकि ये तो पावर है इनके हाथ में। इनको तो बड़े आर्म ट्विस्ट तरीके से जजमेंट्स लिखने आते हैं। राइट। आप किसी भी पट्टी, जैसे 498 का आप 10 जजमेंट पढ़ेंगे, कहानी तो देखिए, एलिगेशन तो सब में मोरलेस वही है, कॉपी पेस्ट चलते हैं, स्टेट बाय स्टेट, सिटी बाय सिटी। ठीक है। पर जजमेंट में आप देखिए कितने आर्म ट्विस्ट करके, वो शब्दों का चयन करके इतने ब्यूटीफुली लिखे होते हैं। सो कमिंग बैक टू अतुल सुभाष, तो उस दिन तो वो बिल्कुल, पेशकार ने उसको कहा कि 5 लाख रुपए दे दो। पेशकारी तो उसने तो अंदर बोला, तारीख पर हर तारीख लेने के उसको पैसे, क्योंकि भाई नौकरी पेशा व्यक्ति है, टिकट भी देखनी है, हर बार फ्लाइट से तो नहीं आ सकता। राइट। ट्रेन की रिजर्वेशन भी देखनी है, वहां से छुट्टी भी मिलनी चाहिए। और यदि छुट्टी मिलती है, सो हाउ मेनी लीव्स कैन ही गेट एज अ पर्सन एट अ मैनेजरियल लेवल? हाउ मेनी लीव्स कैन ही गेट? पैसे भी कटते होंगे, LWP भी होती होगी। राइट। वहां से वो टूटा है पूरा। उसने, आपने देखा हो, एक लाइन थी जिसको मैं कंट्रोल बी कंट्रोल यू करके कहूंगी, दिस ATM इज परमानेंटली क्लोज्ड। तो वो एक ATM है, या पुरुष एक ATM है, उसको ये फील कौन करा रहा है? सिस्टम।
जुडिशरी, राइट? तो दूसरा उसने एक बात ये कही कि ये तो कभी ना बंद होने, मतलब ये चक्रव्यूह है, मैं इसमें फंस चुका हूं अब, ये कभी नहीं बंद होगा और मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये मेरी जान के पीछे पड़े रहेंगे, मेरा ही पैसा मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल। भाई आज वो लड़की वकील का और सबके पैसे इसी से तो इस्तेमाल कर रही है। छोटे से 3 साल के बच्चे की इतने खर्चा थोड़ी होता है, खुद भी तो भली बंदी पढ़ी लिखी एक्सेंचर में जॉब करती है, राइट? तो कहने का मतलब उसने ये कहा कि ये तो नेवर एंडिंग विशियस सर्कल है जिसमें मैं उलझ गया हूं और मेरा ही पैसा मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सो आई एम क्लोजिंग दिस एटीएम परमानेंटली। बहुत दुख की बात है। देखिए, फादर को एक पेचेक बना दिया जाता है, सही कह रहे पेचेक हैं। से ज्यादा नहीं है फादर, राइट? आप कहती हैं कि 1 करोड़ रुपया दो तो बच्चे से मिलवाऊंगी और वरना आप मांगती हैं 3 करोड़ की एलिमनी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि मैं जज हूं, वकील हूं, कोई भी मिनिस्टर हूं, कुछ भी हूं, सबसे पहले मैं इंसान हूं। मेरे को ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है प्रभात जी कि मैं ऐसे जजेस के बहुत अगेंस्ट हूं और ना ही मुझे कोई कहने में डर लगता है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। जब निकिता सिंघानिया ने ये कहा कोर्ट में खड़े रह करके कि मैं सुसाइड कर लूंगा, या तुम तो कहते रहते हो, मतलब मैं सुसाइड कर लूंगा, ठीक है? जज साहब ने कहा कि इसने कहा कि देखिए साहब कैसे बात कर रही हैं, तो क्या हो गया? बोले इतने इतने केस लगाने के बाद मुझे ऐसे बात कर रही हैं। तो जज साहब बोले तो क्या हुआ, तुम्हारी बीवी तो है। अरे बीवी है, पर बीवी को भी तो बीवी का कर्तव्य सिखाओ, ठीक है? और वो कह रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा, ठीक है? वो कहती है हाँ जा कर ले, हम भी तो देखे तेरे में कितनी ताकत है और तू कर लेगा तो कर ले सुसाइड, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो तेरी प्रॉपर्टी भी लूंगी, तुरे जाने के बाद तेरा बाप, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मेरे को ये, मैं ऐसे बाप नहीं बोलती कभी, तेरे फादर ही मुझे खर्चा देंगे, सब कुछ देंगे और तेरी प्रॉपर्टी भी हड़प लूंगी, सब कुछ हड़प लूंगी। मतलब इन ब्रॉड डे लाइट कोर्ट में रहकर एक लड़की ये बात बोल रही है और जज साहब देख रहे हैं। ये जज की गरिमा है, जज साहब देख रहे हैं इसको, ठीक? अगली डेट पे अतुल सुभाष आता है तो उनकी पत्नी कहती हैं कि अरे तू मरा नहीं अभी तक, तू वापस आ गया, तू तो कह रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं सुसाइड कर लूंगा। ये प्रोवोकेशन है, इसीलिए अबेटमेंट टू सुसाइड की एफआईआर उनके अगेंस्ट रजिस्टर हुई है, ठीक है? तो जज साहब जो है वहां हंस रही हैं। क्या ये जोक था? मैं ऐसी हर उस महिला को कहना चाहूंगी और जितनी और महिलाएं इसके ऊपर हंसी हैं। देखिए, मैंने न्यूज चैनल पे डिबेट्स भी देखी हैं, वहां पर भी महिलाओं को मैंने व्यंग करते हुए, हंसते हुए देखा, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, ठीक है? इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी बोले एक आदमी मर गया तो तुम लोग इतना हल्ला मचा रहे हो, सब बहुत बहुत मिक्स मैंने देखा है महिलाओं की तरफ से आक्रोश। मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ, जिसका जो मन करे वो आकर मुझे कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि जिस दिन ये तुम्हारे किसी मेल मेंबर, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अपने बेटे के ऊपर गुजरेगी ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि कब्र की गर्मी कैसी होती है। ये कहना बहुत आसान है। तो कमिंग टू दैट, निकिता सिंघानिया को अरेस्ट किया गया। कितने दिन बाद अरेस्ट हुई? क्या इतना मुश्किल है पुलिस को नैप करना? काहे भागे फिर रहे थे अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो, राइट? ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 14 दिन की जेसी के बाद महिला है, बेल मिल गई, ठीक है? मिल गई बेल, क्या बिगाड़ लिया? जिसका बच्चा गया गया, मेंटेनेंस का केस एक और लगा दिया उसमें इन्हांसमेंट के लिए, ठीक है? तीनों को बेल मिल गई। चलिए, मरने के बाद मेंटेनेंस का केस लगा दिया एनहेंसमेंट के लिए। इन्हांसमेंट का, हाँ, मरने के बाद। अब ये किस पे लगाया है? फादर इन लॉ पे। फादर इन लॉ देंगे। फादर इन लॉ को आज तक नहीं पता, दादाजी को, बच्चे के अतुल के फादर को आज तक, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पोते को दिखाओ तो सही, मेरा पोता है। आज तक बच्चा कहाँ है ये नहीं पता है। तो मैम, ये जो आप मुझे बता रही हैं कि इन्हेंसमेंट का केस लगा दिया, क्या अब ये मतलब अतुल के फादर को पे करना पड़ेगा? यस, इतना सब कुछ होने के के बाद? बाद और जो लास्ट में इतना सब कुछ प्रॉपर्टी में राइट भी मांगेगी, देना सब कुछ पड़ेगा कि भैया है तो उनकी बहू। कायदे में जो आप कह रहे हैं, जिनके जवाब उत्तर में यस में दे रही हूं, कायदे में जुडिशरी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एज पर लॉ बता रही हूँ, ये एज पर लॉ, ठीक है? देखिए, बहू का राइट रहता है, मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। बट निकिता सिंघानिया जैसी लड़कियों का कोई राइट नहीं होना चाहिए।
ये मर्डर है और इस मर्डर की पूरी जिम्मेदार जज रीटा कौशिक है। और ऐसी रीटा कौशिक हर फैमिली कोर्ट में बैठी है। ये ऐसे लताड़ते हैं लड़कों को और लड़कों के वकील साहब, अरे जाइए ना सर, सुन लिया ना, अरे हो गया ना, हो गया ना। क्या है ये, कोई तरीका है? इज ही नॉट अ ह्यूमन बीइंग? शादी करके उसने गुनाह कर मैम दिया। एक चीज़ यहाँ पर मैं मतलब ऑनेस्टली, एक तो आप इतना ब्रेवली बोल रही हैं, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें इन्होंने, जज रीता कौशिक ने जितने भी बड़े मीडिया संस्थान थे जी 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 जी। सबको एक लीगल नोटिस भेजा। हाँ एंड मेरे माइंड में सडनली ये टैप किया कि क्योंकि वो लोग झेल सकते हैं, इतने बड़े मीडिया संस्थान हैं, उनके पास उतना पैसा है, उनके पास सारे लीगल रिसोर्सेज भी हैं, तो उन्होंने सिर्फ लीगल नोटिस भेजा। अगर यही काम क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, शायद दीपिका जी के, जो अभी ऋचा अनिरुद्ध जी के साथ हुआ था, तो जी उन्होंने जी। एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि क्या वो इतना सब कुछ बोलता, वीडियो बनाता और सुसाइड ना करता, तो उन्होंने बोला कि उसके अगेंस्ट और 50 केसेस लग जाते, बिल्कुल कोर्ट की बिल्कुल अवमानना के और ये बिल्कुल सारी चीज़ें। बिल्कुल। और अगर सपोज यही बात हम कोई नॉर्मल इंसान किसी जज के अगेंस्ट बोलता है, तो फिर तो ये लोग तो तुरंत कंटेम्प्ट लगती है। आपको क्या लगता है हम लोगों के ऊपर नहीं लग सकती? हमारे लाइसेंस कैंसिल करा देंगे। भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमें ये राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फिर जब जब हम किसी गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारी से फ्रीडम ऑफ स्पीच आप खींच कैसे लेते हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? मैं ये रोज देखती हूँ, मेरा बहुत दिल जलता है, बहुत खून का घूंट पीकर कभी कभी मैं वापस आती हूँ। क्योंकि आप लड़के को, उसकी फैमिली को, यहां तक कि उसके एडवोकेट को भी कुछ समझ ही नहीं रहे। अरे कौन घटिया हीन लोग तुम, थर्ड क्लास सिटीजन आ गए तुम। आप फैमिली कोर्ट के जजेस का रवैया देखिए। इट इज हाई टाइम प्रभात, आई हैव सेड मेनी टाइम्स, आई एम सेइंग इट अगेन, वी नीड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड सच जजेस शुड बी टेकन टू टास्क। जुडिशरी में कितना करप्शन है ये बात किसी से छिपी नहीं है। आपके दिल्ली में, सॉरी टू से, सेशन लोअर से लेकर हाईकोर्ट हर जज की प्राइसिंग पता है मुझे। मैं बैठती जयपुर हूं, कितने में कौन बिकेगा पता है मुझे। और ये ऐसा नहीं है कि जयपुर में नहीं है, जयपुर में भी है। जहाँ बड़े शहर में थोड़ा सा ज्यादा होता है ये चीजें, ठीक है। तो छोटे शहर में क्या जल्दी से बाहर नहीं आती, मतलब थोड़ा सा वो चीज ज्यादा रहती है। हावेवर ये बात हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं दिखता, सब दिखता है, सब दिखता है। पर सवाल तो ये है ना प्रभात जी, जिनको हमने अपने एरिया से, अपने उससे एमपी बना करके भेजा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बनाया, उनका काम है इसको देखना, राइट? सिस्टम तो, पार्लियामेंट तो उन्हीं से बनी है। बिल्कुल। पर अब सवाल ये है कि वो देखेंगे क्यों? वो इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि जितने भी ये हैं सबके ऊपर 8-8 10-10 केस तो है, क्रिमिनल केसेस। अगर आज ये इसको देखेंगे और इसमें कोई बदलाव की बात करेंगे तो इनके गले में भी तो वो सजा की तलवार लटक रही है। तो जैसे चल रहा है चलने दो, राम राज मस्ती में, आग लगे बस्ती में, खत्म, चलने दो। क्योंकि इनके तो देखिए, इनको तो कोई टच करेगा नहीं। ये आज इनके ऊपर आए तो ये तो बच जाते हैं। आपने देखा कभी जजेस के खिलाफ भी केसेस हुए हैं, बट दे नो हाउ टू गो थ्रू द सिस्टम, टैकल कैसे करना है। टैकल कैसे करना है। मैं एक चीज़, मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा था, मतलब जो मैं काफ़ी टाइम पहले देख रहा था। कुछ साल पहले शायद सुप्रीम कोर्ट ने ही एक ये जजमेंट दिया था, शायद एक अलग से बैठक भी बनाई थी कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई भी एक्शन होता है तो उसके लिए प्रॉपर एक कमेटी बनेगी और कोई भी उसके लिए रिटायर्ड जज बैठाए जाएंगे, प्रॉपर जो एक प्रोसेस होता है उसके लिए जांच होगी उसके खिलाफ, और अगर वो सही पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी होगा। बिल्कुल। लेकिन ये जजमेंट शायद 2018 या 19 के आसपास, मुझे नहीं पता कब आया एग्जैक्टली डेट, आया था। मेरे मन में ये आ रहा था क्वेश्चन, क्या इतने सालों में 24 एंड हो गया, 25 में हम लोग बैठे हैं, एक भी केस नहीं आया करप्शन का, किसी जज के खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं आज तक, कोई मीडिया केस ही में सुनने में नहीं बाहर आया। आने नहीं देते ना। बाहर आने देंगे तो पूरी फ्रेटर्निटी की बेइज्जती है, बाहर आने नहीं देते। ऐसा नहीं है। अगर ये बात अतुल सुभाष, जैसे अभी आपने कहा, अगर वो, उसके पास चॉइस क्या थी? उसको पता है अगर मैं कैमरे पे बोल के बैठा रहूंगा और अगली बार डेट पे जाऊंगा मुझे तो किसी और चार्जेस में अंदर धर देंगे। अभी ये बिल्कुल, जो आपने अभी जैसे कहा 9 केस तो वो झेल ही रहा था। 9 केस कोई आसान बात नहीं होती है, राइट? तो आम आदमी, आज मैं भी तो बोल रही हूँ, पता नहीं भगवान जाने मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता। एंड ये रवैया है और बहुत गलत है। देखिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है न्याय करने की।
राइट। हम न्याय लिंक को देखकर हमारा करने का कोई कर्तव्य नहीं है, राइट? जो अपना इंसाफ का तराजू पकड़ी हुई जो मैडम है, उनके ऊपर से तो पट्टी भी उतार दी गई अब। तो पहले भी नहीं आप देखते थे, तो आप खुली आंखों से तो देख लो। पहले तो आप कहते थे पट्टी है, और मुझे लगता है पट्टी सही थी। मेरा मानना ऐसा है, बिकॉज क्राइम हैज नो जेंडर। हमें उसी क्राइम की अगर एक सजा जो है 3 साल की सजा 498 में मिलती है, एक लड़के को मिलती है पुरुष को, तो उतनी ही सजा एक लड़की को भी मिलनी चाहिए। मर्डर अगर लड़के ने किया, ये मर्डर है। अभी अबेटमेंट टू सुसाइड का इसको हम रिवर्स करते हैं, अतुल सुभाष वाले केस को, ठीक है? यही अगर लड़की किसी ने किया लड़की ने सुसाइड किया होता, घंटों में पूरा परिवार इमीडिएट अरेस्ट हो जाता और बेल नहीं मिलती, बेल नहीं मिलती। पूरे देश में सभी नेता और जितने भी सिस्टम है सब एक तरफ ट्विटर पे और पूरे सोशल हाँ, मीडिया पे हाँ, बेल नहीं मिलती, अपना रोना गाना शुरू कर देते तुरंत। बिल्कुल। एंड अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैम, एक चीज़ इसमें ये भी सवाल है, क्या इन लोगों को नहीं पता कि चाइल्ड को एज अ टूल के तौर पे भी, एक्सटॉर्शन के तौर पर भी यूज़ किया जा रहा है आज के समय? मुझे तो ये लग रहा है कि एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। पता है, अभी पीछे ही किसी कोड, कौन से कोड, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कोड, हाई कोर्ट ने किसी ने कि डोंट यूज द चाइल्ड एज एन एक्सटॉर्शन टूल बोला है, ये टिप्पणी करी है। पर आप ना मैं आपको बताऊं, ये हेडलाइंस पे मत जाया करिए। वो कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। इस पे मत जाया कीजिए, इसके अंदर जजमेंट पढ़ा करिए। क्योंकि मेरे जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, ये किसी हाई कोर्ट का था जहाँ पर ये टिप्पणी आई है। एंड उसमें क्या है, लड़की ने इन्हांसमेंट की एप्लीकेशन लगाई, पिटिशन, बच्चे के लिए मेंटेनेंस को। तो उसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही ठहराते हुए, और ऑब्वियसली हस्बैंड के पास उतनी पेइंग पावर तो होनी चाहिए। आप क्योंकि पति से पैसा वसूलना है, आप ऐसे स्कूल में डाल देंगे जहाँ पे क्वार्टर की फीस 50,000 रुपया है, 60,000 रुपया है, लाख रुपया फीस है क्वार्टर की। भाई आज मैं उतने ही पैर पसारूंगी ना जितनी मेरी चद्दर है, ठीक? तो आप क्योंकि पैसा वहां से लेना है, पढ़ाई का लेवल वहां है नहीं है, या एक सोसाइटी में वो लेडीज का रहता है ना शोबिज, बराबरी, वो किटी पार्टी वाले ग्रुप में जो थोड़ा सा चलता है, तो आप ऐसे महंगे स्कूलों में बच्चे को डाल देंगे। एसी वाला स्कूल है, अरे क्या हम नहीं पढ़ के आए क्या? एसी वाले स्कूल में नहीं गए तो क्या कम पढ़े लिखे हैं क्या, बेकार हैं क्या? हम आज की डेट में, मैं तो देखती नहीं कोई स्कूल आईसीएसई गवर्नड है। सीबीएसई से सारे, हम लोग ने आईसीएसई से पढ़ाई करी है। सबसे टफ बोर्ड उसको कहा जाता था, आईसीएसई बोर्ड को। तो कमिंग बैक टू दिस, अब ये तो कोर्ट ने जो है वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, बट अदरवाइज कोर्ट्स इसको ये देखती ही नहीं है चाइल्ड उसके केसेस में, कि पहली बात वाइफ अर्निंग है कि नहीं है। ओके। यदि वाइफ अर्निंग है तो दोनों का दायित्व है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि शेयर्ड पेरेंटिंग आप करने नहीं दे रहे, क्योंकि मदर के पास कस्टडी है, मदर लेगी बच्चे को, ठीक है? आप वैसे कहते हैं कि चाइल्ड का जो वेलफेयर है या चाइल्ड का जो भलाई है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, बट आप खुद ही उसको जो है दादा दादी से, उसके पिता से उसको दूर कर देते हैं, ठीक है? फिर आप विजिटेशन भी, अगर एक फादर मांगता है, कितनी तारीखों बाद विजिटेशन मिलती है, कितनी बार लड़की विजिटेशन के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें जो है गुफ अप कर जाती है। जैसे हर सैटरडे को मिलाने लाना है, वो सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास करा देगी बच्चे की, कोई ट्यूशन लगवा देगी, कहीं कुछ कर देगी। अरे भाई 5 साल का बच्चा है, पीएचडी कर रहा है क्या है? पीएचडी में दाखिला दिलवा दिया क्या उसको? तो इस तरीके हथकंडे एक अपने हस्बैंड को, देखिए उसको बदला लेना है हस्बैंड से, पर वो उस पूरे एपिसोड में उस बच्चे की मासूमियत, उसका बचपन, उसका वो जो, उसको जो मिलना चाहिए ना एक फादर से, जो भी उसको प्यार मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, वो खराब करती है और जजेस की आंखों के नीचे होता है। फिर आप ये तो देखते ही नहीं, अच्छा वाइफ अर्न कर रही है, यस, अभी कुछ एक केसेस में ऐसा हुआ है जहां वाइफ अर्न कर रही है, तो वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं मिली, बट बच्चे की मेंटेनेंस जो है पिता से दिलवाई गई। जबकि रूल ये है कि 50-50 जो है, अगर वाइफ इक्वली कमा रही है तो दोनों को खर्चा बराबर भुगतना है, थोड़ा 60-40 पे, तो उस प्रपोर्शन से मतलब तय करे। बट आप तो ब्लाइंडली दिलाते ही दिलाते हैं, और फिर भी पिता से मिलने नहीं देते बच्चे को। दादा दादी बेचारे कहते हैं जी उसका बर्थडे आ रहा है या दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, हमको बच्चे के लिए 8 दिन के लिए हमारे पास भेज दीजिए। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि एक बच्चा अपने पिता को अंकल कहता है।
क्योंकि जब उसने बचपन से देखा ही नहीं और वो कभी कोर्ट में मिल तो लिया वो उसको ऐसे केसेस भी आपके सामने यस आए यस यस वो अंकल कहता है अपने फादर को? जी। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बच्चा अपने पिता से मिलने के लिए कचहरी में जाता है। क्या वो उसकी उम्र है जाने की? क्या वो जगह है? इज इट अ पब्लिक पार्क? इज इट अ मॉल? एंड ऐसे मैम सीन्स में मेंस की स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं, जिसका खुद का बेटा उसे अंकल बोल रहा है, क्या उठ जाते हैं। तो अतुल के साथ भी तो यही था, बच्चे से मिलने नहीं दे रही 3 साल के बच्चे से, बच्चे को और पैसे चाहिए। उसने तो शक्ल भी नहीं याद आई थिंक। और मैं तो एक चीज़ मैम ये भी देख रहा था कि अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, टीवी डिबेट में ही शायद कोई, मैं नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा हल्ला कटा हुआ था इसको लेके। आई एम जस्ट थिंकिंग कि उसने, जो लेडी थी डिबेट में, उसने ये बोला कि वो मेंटली हाँ डिस्टर्ब हाँ था। हाँ हाँ ये बोला। तो ये मैं मैंने ये भी सुना सोच रहा है। हूँ कि जो इंसान इतना परफेक्टली, और उसका पूरा 1 घंटे इतना बड़ा वीडियो, उसने पता है कि मैं इस वीडियो के बाद क्या करने वाला हूँ, और पूरे वीडियो में उसका एक आंसू नहीं, 24 पेज नोट। 24 पेज नोट, एक आंसू उसका नहीं गिरा पूरे वीडियो में, और उसे पता है कि मैं इस वीडियो के बाद क्या करूंगा, क्या He कदम was उठाऊं। very much in senses. He was very much conscious. He knew what he is saying. He knew what he is supposed to do and what he is about to do, and he knew the repercussions. उसको ये भी पता था कि मैं तो चला जाऊंगा, पर ये मेरे माँ बाप के लिए मुसीबत तो और बड़ी खड़ी हो जाएगी। उसको सब पता था। एंड एक चीज़ शायद मुझे अब भी याद है, उसने अपने वीडियो में और नोट में ये भी मेंशन की थी कि अगर मेरे मरने के बाद कोई सेटलमेंट की नौबत आए, मतलब कुछ ऐसा हो कि भाई ये चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं, तो अपने पेरेंट्स के लिए और ब्रदर्स के लिए स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया था कि किसी भी प्राइवेट प्लेस पर नहीं मिलना है, पब्लिक प्लेस पर मिलना पब्लिक है, प्लेस पर जहाँ पे कैमरास लगे हो। जहाँ पर कैमरास लगे हो। राइट। कि शायद अगर किसी प्राइवेट प्लेस पर मिलते हैं जिसमें इसकी वाइफ ने उसके भाई के और मतलब कुछ भी अपने लगा देगी ना। फादर इन लॉ के वो लिए कहते भी हैं कि रेप जरा का देर केस में लगा रखा ससुर है। ने मेरी कमर पे हाथ लगा दिया, क्या कर लोगे आप? लगा नहीं लगा, अब क्या कमर का तो वो होगा नहीं, मेडिकल एक्सरे, उंगलियों के निशान तो पड़ते नहीं है ना। मेरी कमर में हाथ डाल दिया, क्या कर लोगे आप? क्योंकि ये लड़कियां उस हद तक गिर चुकी हैं कि वो दिन अब देखिए, पॉक्सो के केस भी अपने फादर पे भी तो लगा ही रही हैं। तो फिर ये बहुत हद तक गिर चुकी हैं। मैं कहती रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झूठे केस लगवाओ। ये है मोदी जी की गारंटी, ये हो रहा है। नो, आई एम रियली फेड अप ऑफ दिस सिस्टम कि अगर पढ़ाई लिखाई ये है, देन आई मस्ट से कि शायद मेरी दादी, आपकी दादी बहुत अच्छी थी। राइट। 4वीं 5वीं पढ़ी हुई थी, कसीदाकारी से लेकर 25 लोगों का खाना बनाने से लेकर, मेहमानदारी से लेकर, तमीज से सब लेकर, कुछ। हर चीज थी उसमें, जिसके लिए आज हम अपनी बेटियों को कभी यहाँ भेजते हैं, कभी वहां भेजते हैं, कभी वहां भेजते हैं। आप बता दीजिए मुझे। राइट। फिर तो ये एम्पावरमेंट है? इज दिस एम्पावर्ड वुमेन? मैम एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये भी आ रहा है, डेवलप हो रहा है कि ये मतलब इतना बड़ा केस हो जाता है, पूरी पूरी लाइफ इवन लोगों को निकल जाती है, हम हो गए, आप हो गए, हमारी फैमिली में हमारे किसी मेंबर को, जिसके साथ इवन हमारे यहाँ कोई रेंट पे भी रहता है ना, जी, तो एक अटैचमेंट हो जाता है बिल्कुल, उससे। वो बिल्कुल। हमसे कहता है कि हमारे पास इस मंथ रेंट नहीं है, या 15 दिन हम लेट कर देते हैं, 20 दिन, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। मतलब हर जगह किसी ना किसी से अटैचमेंट हो ही जाता है। ये मेंटलिटी डेवलप हो कैसे रही है इतनी तेजी से इन लोगों के अंदर कि ये बिल्कुल इस हद तक, और इवन अभी हम उस बात पर भी आएंगे, सेम केस अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जो जी। ये खुराना वाला, उसकी जी, वाइफ ने पुनीत भी, खुराना, हाँ जी। पुनीत वाला, ये मतलब ये सारी चीज़ें। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस मेंटलिटी के पीछे आपको क्या मेन रीज़न लगता है, ये इतनी तेजी से स्प्रेड कैसे हो रही है ये चीज़, या ये पहले से ही है इनकी फैमिली की वजह से, या मतलब कैसे वो चीज़ पहले से ही प्लान रहता है इनके माइंड में कि शादी करनी है और उसके बाद इस तरीके से 1 साल के अंदर सारा। 1 साल, 1 दिन की शादी भी है, 1 दिन की भी है बेटा। 1 दिन की शादी का जी, केस भी है? जी, 1 दिन मुश्किल से रही है, ओके। उस पे भी केस है। क्या रहा फिर उस केस में, बताइए चल आप। रहा है, ट्रायल चल रही है, ट्रायल चल रही है अभी, सब झूठे से बात है। और उसमें भी सेम एलिगेशन, कॉपी पेस्ट। मुझे एल्यूमिनियम। बिना खाना दिए, पहने हुए कपड़ों में निकाल दिया, मुझे दहेज मांग रहे थे, मेरे को खाना नहीं दिया, मुझे 1 दिन पूरा कमरे में बंद करके रखा, मुझे बहुत परेशान करा, मैं कैसे तैसे जान बचा के भागी थी, और सारा सामान लेके गई है तू। 3 सूटकेस भर के ले गई, सीसीटीवी में है करके। और 1 दिन पे ये इतने सारे एलिगेशंस लगाए। क्या मैम एक चीज़ तो ये, अब हम डिटेल में मैं समझने की कोशिश करूंगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं? हाँ। आप कह रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, हाँ। अभी आपने मुझे पूछा ना। राइट। तो मुझे जो लगता है, आई मे बी रॉन्ग, पीपल में डिफर फ्रॉम माई थॉट प्रोसेस, बॉलीवुड
हम्म। इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। सिवाय कपड़े उतारने के अलावा उसने कुछ नहीं सिखाया। उनका पेशा है, हमारी तो इज्जत गई बहू बेटियों की, ठीक। आपका डेली सोप्स, और उसके बाद जब से 2020 से ये वेब सीरीज आ गई, हमारे देश में टेक्नोलॉजी ने लोगों को बर्बाद किया है। आबाद नहीं, लोग सीखते कुछ नहीं इसमें से, सीखने को भी बहुत कुछ है, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो आज तो बहुत कॉमन है, अभी कुछ देर से नहीं थी कॉमन, पेरेंट्स के पास इतना समय ही नहीं है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को, लगे हैं अपनी दुनिया की दौड़ में, कमाने में या तो पार्टीज में या व्हाट्सएवर, राइट। तो एक जो संस्कार होते हैं ना जो घर में मिलते हैं, वो उसकी बहुत बड़ी कमी है, इसलिए ये सब हो रहा है। अब अतुल सुभाष की अगर हम एक मिनट वापस जाते हैं, अब आपको क्या लगता है इस बच्चे को क्या इसके दिमाग में, ये तो खुद ही ले रहा है ना, जो इसको समय दिखा रहा है, जो इसकी मदर ने इसके साथ किया, ठीक है। और क्या संस्कार मिलेंगे इस बच्चे को? इसने क्या देखा बचपन में? पापा मर गए, कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाने, ये वो देख रहा है, राइट। तो अब आपको क्या लगता है जिस दिन ये बच्चा लड़का 20 साल का होगा, इसके पास कुछ होगा संस्कार के नाम पे? क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और सबसे बड़ी पूंजी है। वो हमें सिर्फ अपने बड़ों से ही मिलते हैं, उनके साथ रहने से ही मिलते हैं, क्योंकि वो उसके लिए किसी मॉल नहीं जाना होता, वो किसी शॉप ई कॉमर्स पे नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों से मिलते हैं, और बड़े भी अपने माता पिता और खास तौर से अपने दादा दादी। मेरा मानना है ये, क्योंकि मुझे जो मिला है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है। राइट। मेरे पेरेंट्स से भी मिला, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट मेरे पेरेंट्स को भी तो मेरे दादा दादी ने ही दिया ना। मैम, तो अगर अतुल सुभाष केस को मैं थोड़ा सा समअप करने की बात करूं, कि एक तो जैसे आपने बताया कि एनहेंसमेंट का केस भी लगा दिया जी उसकी वाइफ ने, ठीक है। फिर हम हाँ। और आगे चलेंगे 498A में क्या है क्या नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहली चीज़ कि एक तो एनहेंसमेंट का केस लगा दिया, उसमें क्या अब होना है? दूसरा, बेल तो मिली गई है पूरी फैमिली को, जी। तीनों बेल पर शायद। आपको एक चीज और ऐड कर दूं, उसके बाद इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में क्वॉशिंग के लिए लगाया है। इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, हाँ। निकिता सिंघानिया और इनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ, उसकी क्वॉशिंग लगाई है, ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो क्वॉशिंग इन द सेंस कि बेसलेस है, या एफआईआर हमारे खिलाफ बनती ही नहीं है, उसने खुद से सुसाइड किया है, अबैटमेंट टू सुसाइड का केस नहीं बनता है, मतलब जो भी उसमें, मैंने वो पिटिशन नहीं पढ़ी है, बट उसकी क्वॉशिंग लगाई है कि एफआईआर डिसमिस कर दी जाए, रद्द कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, ठीक है, हमारे खिलाफ से क्रिमिनल। तो हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है, ये कहते हुए कि हमने आपको बेल दे दी है, बट इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल, ये ट्रायल चलेगी इसके ऊपर। और आप ये देखें, बेल भी अनकंडीशनल मिली है, कंडीशनल बेल नहीं है। कल को ये देश छोड़ के भाग गई, खत्म, कुछ नहीं होना है। और किसी आदमी को पहले तो बेल मिलेगी नहीं, जो मैंने अभी कहा, मैं उसको दोबारा दोहरा रही हूं, यदि मिल गई तो कंडीशनल मिलेगी। अनकंडीशनल बेल मिली है, मार्क कंट्रोल बी कंट्रोल यू, अनकंडीशनल बेल। क्यों? शी इज अ वुमन। और जितना मैंने एक दो लाइंस पढ़ी हैं, जिसको जो वकील साहब ने इस बेल को अपोज किया, मतलब अतुल की साइड से जो वकील साहब होंगे, तो और पीपी साहब होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि ये अपने महिला होने का और बच्चे को टूल की मेरे बच्चे को जी मेरी जरूरत है, मुझे तो साहब छोड़ो। आपको याद होगा जनवरी 2024 में भी एक दिल दहला देने वाला किस्सा आया था। बैंगलोर की लेडी थी, गोवा जाके बच्चे का मर्डर करा था, राइट, सूटकेस में भर के ले जा रही थी, फिर पुलिस ने पकड़ा था उसको रास्ते में। और उसके ऊपर भी क्या कहा गया, इतना सबके बाद कितने दिन अंदर रही वो, जेसी में रही, इंटेरोगेशन चला उसका, सब कुछ होने के बाद अल्टीमेटली निकल के क्या आया कि वो मेंटली अनस्टेबल थी। वाओ, मेंटली अनस्टेबल थी, अपने बच्चे को मेंटली अनस्टेबल। आई एम सो सॉरी टू से प्रभात, आई हैवंट सीन इवन बिचेस डूइंग दैट, आई हैवंट सीन। कौन मारता है अपने बच्चों को यार? एंड इवन सम रेयर बिच, जो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा एज वाली बिचेस होती हैं, डॉग्स की बात कर रही हूं मैं, तो उनको पता नहीं चलता। तो यही फर्क है जानवर और इंसान में, राइट। तो वो उसकी भी प्रॉब्लम यही थी कि फादर ने क्यों विजिटेशन राइट मिले थे, वो इस बात से खींच गई थी वो लेडी। तो उसने अपने बच्चे को ही, हाँ, तो जो भी आज ट्यूसडे है, 7 जनवरी है, तो आज फादर को मिलने आना था। उसने उससे पहले दिन उसको 6 तारीख को मैसेज करा कि फलानी जगह पे आप आकर के बच्चे को लेकर जाना, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, राइट। शी बिहेव वेरी नाइसली, एंड उसको पता है कल तो उसी दिन शाम को गोवा चली गई वो,
और गोवा में उस वहाँ पे रही और उसने कफ सिरप पिलाया है उसको। उसके अलावा कुछ और सेडेटिव वगैरह कुछ और चीज़ें दी हैं और कफ सिरप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसको पिलाया कि बच्चा हो गया अनकॉन्शियस, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आई थिंक कुछ नौजिया होता है या नींद आती है, कफ सिरप की कोई हाई डोज दी। उसके बाद तकिए से उसका मुंह दबाया है। अपने सगे बेटे का। हाँ, और इसी बात पे, और उसने बोली है ये बात कि ये फादर को विजिटेशन मिली है एंड आई डोंट वांट माय हस्बैंड टू मीट माय चाइल्ड। मैम माई चाइल्ड का तो मुझे लग रहा है वर्ड भी कैसे यूज कर पा रही है मैं तो कह रही हूँ माय चाइल्ड लाओ ना, ले आओ जहां से स्पर्म लाते हो तुम लोग, मैं भी तो देखूं। देखिए, सृष्टि की रचना हुई है ना, मेल फीमेल बने हैं तो कुछ हिसाब से बने हैं। अगर ऊपर वाले ने मेल को कुछ शक्तियां दी हैं तो औरत को कुछ और शक्तियां दी हैं, राइट? तो किसी के बगैर कोई भी ना पूरा है और दोनों ही अधूरे हैं। अगर पर आजकल प्रियंका चोपड़ा ने भी ये स्टेटमेंट दिया ना, आई डोंट नीड अ मैन इन माई लाइफ जस्ट फॉर स्पर्म, आई डोंट नीड, राइट? तो मैं तो कह रही हूं, डोंट नीड अ मैन, प्लीज। आप शादी करो ही मत, अकेले रहो। और कहां से लाते हो स्पर्म, किसका लाओगे? ले लो फिर डॉग का स्पर्म आप भी जाकर, शी सेड। राइट। गूगल करके देख लीजिए, अभी भी निकल आएंगे 10-20 वीडियोस के। नहीं, उसके तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स तो आते मैं हैं वही निकल के। उसी पे कह रही हूँ। तो ये लोग भी तो आजकल सभी लड़कियों की दलील ये तो है कि हमारे को तो लेबर प्लेन पीरियड्स होते हैं। अरे पीरियड्स होते हैं, ऊपर वाले ने हमारी बायोलॉजी उस तरीके से बनाई है, उसको इतना टैबू क्यों बना रहे हो? मेंस्ट्रुअल लीव चाहिए हमें, और इक्वालिटी भी चाहिए, इक्वल पे भी नहीं, चाहिए। लेकिन एक मैम मैं इस पे एक लेख देख रहा था, मैं आर्टिकल एक निकला था एक फीमेल का ही, कोई मतलब होते हैं ना अखबारों में निकलते हैं थॉट प्रोसेस वाले और इस तरीके का। उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि अगर अप्लाई कर दी जाती है, ये इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है मेंस्ट्रुएशन लीव को लेकर, तो इसके मतलब इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में अगर ये अप्लाई हो जाता है तो जो, क्योंकि मोस्टली 2% गवर्नमेंट जॉब है केवल, बाकी तो सारे प्राइवेट सेक्टर में है। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग वर्किंग हैं या जिनके हाथ में एम्प्लॉयमेंट है, वो फीमेल्स को या लड़कियों को जॉब देना ही बंद कर देंगे। तो कर दिया है, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी तो वैसे ही संडे की रहती है, इवन अब तो सैटरडे संडे हो गया, फिर एवरी मंथ ये वो काउंट करेंगे कंपैरेटिवली टू दिस। फिर वो इस चीज़ को देखेंगे कि भाई मैं किसी ऐसे पर्सन को हायर करूं जो मेरे लिए ज़्यादा मेरी कंपनी को रिटर्न दे सके। सिंपल गणित है ना। देखिए, अगर हम 5 डेज वाले वर्किंग पैटर्न पे चलते हैं तो 5 चौक 20 वर्किंग डेज हुए। 20 में से भी 4 दिन आप तो फिर गायब हुए, तो बचे 16 दिन। एक आधी में वैसे मार लूंगी तो पता चला मैं तो 14 और 15 दिन ही काम कर रही हूँ। तो अगर मैं इसको साल से गुणा करूं तो उसकी सीटीसी भी जस्टिफाई नहीं कर रही वो तो फिर उसको हायर क्यों करूंगी? अगर मैं हूं तो मैं तो ना हायर करूं। अच्छा, अब आप डबल स्टैंडर्ड देखिए, सुनिएगा अब आप इस बात को। अगर मैं ये कहती हूं, एक पढ़ी लिखी सशक्त महिला जिसको ना तो सैनिटरी पैड खरीदने की टेंशन है, बहुत अच्छी जिसको कहते हैं ना सिविक फैसिलिटीज भी मेरे घर पर हैं, इट्स वेरी नाइस, राइट? मुझे 4 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव चाहिए, तो ये डबल स्टैंडर्ड देखना, मैं मेरी मेड को क्यों नहीं देती फिर ये लीव? Isn't she a woman? Now, what I am demanding as a woman for myself, my domestic help, a woman, isn't she entitled for this? And why she is not then? उसको देने में मेरे अरे उसमें क्या हो गया? तो हर ये बच्चा है क्या? तू पहली बार तेरे को पीरियड्स हो रहे हैं क्या? 40 साल की 35 साल की तेरी उम्र हो गई, कौन सी नई बात है? ये ले चल सैनिटरी पैड के पैसे ले ले, कोई दिक्कत हो रही है तो, पर तू काम पर तो आ। I don't give leaves to them. Right. Look at, and this double standard is only from the so-called educated, empowered women. तो उसको भी तो इतनी दरिया दिली दिखाओ फिर छुट्टी देने में, उसको सामने से बोलो तेरी भी 4 दिन की छुट्टी। दिस वीडियो, ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स। तो मैम अब अतुल सुहास केस में आपको लगता है कि कुछ होगा, या जो अभी उसने केस किया है वापस से एनहेंसमेंट का, क्या नाम है, एलुमनी और इन सारी चीज़ों के लिए, तो मैं थोड़ा सा एज पर लॉ तो आपने बताया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ निकलेगा इसका रिजल्ट केस का? देखिए, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। देखिए, अब जो भी केसेस अभी तक लगे हुए हैं और जिन जिन केसेस में फैमिली मेंबर्स साथ में फ्रेम है, एक्यूज्ड हैं, ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स तो बरी नहीं हुए ना। जो चला गया ऊपर वो ही इसमें से निकल गया ना, वो तो बाय डिफॉल्ट निकल गया, है ना। तो क्योंकि वो रहा ही नहीं। बाकियों पे ट्रायल तो चलेगी, उनको तो अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ेगी, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें से 2 तो आदमी हैं, राइट। फिर सेम और हमारे देश का एक है, वैसे हम कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, पर जहां देखते हैं हम आदमी गिल्टी 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 गिल्टी। वो बेचारा इनोसेंस बोलते बोलते थक जाता है अपनी, ठीक है।
तो उन पर तो वो चलेगा, तो पहले तो वो चार्जेस से वो फ्री हों। और जहाँ तक मैंने अब तक जो कोर्ट के रवैये को देखा है, इस चीज़ को देखा है, तो और अगर हम लॉज की बात करें तो बहू के जो राइट्स हैं उसको देखते हुए कोर्ट जो भी मतलब कुछ दिलवाएगी प्रॉपर्टी में से हिस्सा या कुछ भी दिलवाएगी वो होगा ज़रूर। अगर लेडी के लिए ना हो तो बच्चे के लिए तो ज़रूर कराएगी, ऐसा मुझे लगता है जो पैटर्न अगर है। बच्चा वो लाइक ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देते तो वो हैं, देगी नहीं ना, वो देगी देगी नहीं। नहीं। क्या कोर्ट ऐसा पॉसिबल कर कर सकता है सकती कर कि सकती ग्रैंड पेरेंट्स को कर बच्चा सक- इसकी इनकी हरकत को देखते हुए कर सकती है। और देखिए, जब कोर्ट्स ये बात कहती है कि हमारे लिए बच्चे का वेलफेयर, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो बच्चा पाल ही नहीं सकती है, इतनी नाकाबिल महिला है वो, बच्चे के लिए ही तो पैसा मांग रही है, जो कि वो खुद भी एक सेंचर में अच्छे खासे Right. लेवल पे काम कर रही है, राइट? तो उसको तो नहीं मांगना चाहिए, पति तो वो मार चुकी है अपना, ठीक है, तो फिर दादा दादी को ही दे दो, जैसे तैसे वो पाल लेंगे बच्चा, भाई भी तो है उसका, मैम अतुल का। एक चीज़ और, क्या आपको लगता है इवन आपके ऐसा मतलब संज्ञान में ऐसा कुछ आया है अभी तक आपके नोन में? मुझे ऐसा फील होता है बहुत दिनों से कि जिस तेज़ी से ये केसेस बढ़ रहे हैं, खास करके एलिमनी के, और ये जो पैटर्न बढ़ रहा है, आपको नहीं लगता कि क्राइम रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा फिर? क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि इतना बढ़ रहा है, कि लंबा झंझट पालने से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिर तो मर्डर्स भी बढ़ सकते हैं। बढ़ रहा है। आप देखें, करीबन 501 कमेंट्स तो मैं देख चुकी हूँ अतुल के वीडियोस पे। मेरे सोशल मीडिया पे भी कुछ 2-3 वीडियोस डले हैं, वहाँ पर सब एक ही बात कह रहे हैं कि भाई तूने ये काहे को करा? सेम चीज़, मतलब मैं इसीलिए इनको वहाँ से मार के मरता ना, ये जड़ तो खत्म कर जाता बवाल, इनको मार के मरता। हाँ, वही चीज़ है कि आप तो देखिए, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अच्छे परिवार का बच्चा, पढ़ा लिखा, जो अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक क्रिमिनल प्रवृत्ति डेवलप हो रही है। वो बिल्कुल। इस बैकग्राउंड से तो है नहीं, तो एज यू सेड, वेरी वेल करेक्ट सेड, कि क्राइम बहुत बढ़ेगा क्योंकि और जब कर रहे हैं लोग। क्योंकि जब पता लगेगा कि इसमें इतना होना है, हमारे लिए कोई सिस्टम सुनेगा नहीं, सिस्टम हमारी सुनेगा पुलिस नहीं, कोई हमारी कुछ सुनेगी सुनेगी नहीं। मैं तो सिर्फ पैसे देने की मशीन हूँ, हाँ। कमाता रहूँ, पैसे देता रहूँ और भुगतता रहूँ, तो फिर वो कुछ ना कुछ होगा ही। ये उलझुल, अब हम क्राइम तो बढ़ ही रहा है, इससे अब बढ़ रहा है और बढ़ेगा बढ़ेगा। एंड दूसरा, क्या मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो नीचे लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शन दे यस, कि आप ये सारी चीज़ें करें। हालांकि अतुल सुहास केस के बाद शायद मुझे 1-2 दिन के लिए भी लगा देखने को, कुछ वीडियोस ऐसे मुझे मिले कि जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट जो हमारा है वो एक्सटॉर्शन के लिए नहीं है, सिर्फ इस चीज़ के लिए बोलता है कि जिस लाइफस्टाइल में लड़की पहले रह रही थी बिफोर द मैरिज, एटलीस्ट कम से कम उसको वो मुहैया कराया जाए। ये डायरेक्टली मैंने जज का स्टेटमेंट सुना था कि अगर आपका हस्बैंड आफ्टर, हाँ, एक फीमेल लेडी जज थी, वो भी आपने देखा होगा वो वीडियो, शायद वो कंपैरिजन हो रहा था, उसने कहा था कि अगर लेडीज़ ने, याद है मुझे, 6,60,600 रुपये, 6,40,000 6,40,600 रुपये 600 कुछ का कर्नाटका हाईकोर्ट का। मेंटेनेंस मांगा हाँ, था। तो हाँ। उसने कहा था जज ने कि अगर आपका हस्बैंड 10 करोड़ कमा रहा है तो क्या मैं आपको 5 करोड़ सैंक्शन कर दूंगी? राइट, और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए तो खुद कमाओ, खुद कमाओ, खुद काम करो। हाउ मेनी जजेस रियली डू दैट? और देखिए, मैं एक बात कह रही हूँ, जैसे आपने अभी ये बात कही ना कि उसको सेम लाइफस्टाइल दीजिए, हाँ। ये हमारा कानून, लाइफस्टाइल से मतलब ये है, पति के घर में वो भाई एक अच्छी खासी ठीक ठाक सी छत थी, चाहे 1 BHK था चाहे 2 BHK था, 2 टाइम की उसको रोटी मिल रही थी, पति काम कर रहा था, तो एक वेल कंफर्टेबल लाइफ वो जी रही थी, उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही थी, कपड़ा लत्ता ये जो भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वो अलग हो रही है, पहली बात तो अलग होने का कोई कारण तो इनके पास होता नहीं है, पर यदि वो अलग हो रही है, पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो अपनी इच्छा से अलग हुई है या कोई हालात थे। पर प्रॉब्लम ये तो हालात बना जाती है ना, जो उस पर चलती है लंबी ट्रायल, तब तक जो मेंटेनेंस एड इंटरिम तो आ ही जाती है। तो अगर वो अलग हो रही है, उसके बाद आप उसको, उसका बेसिक रूल ये था कि आप उसको उतनी मेंटेनेंस दिलवाएं जितने में वो भूखी ना मरे, या उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए। लाइफस्टाइल से मतलब वो था रोटी, कपड़ा, मकान। अब आप कहते हैं जी नहीं जी, हस्बैंड के घर में तो अगर वो 5 BHK में रहती थी तो आप उसको 5 BHK रेंट पे दिलाएं या खरीद के दें, व्हाट्सएवर। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस भी देखे जजेस को कहते हुए कि कहीं से लाके दो आप। हाँ, बेग बोरो स्टील, लिटरली। एक बंदे को तो हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कहा
कि नौकरी क्यों नहीं कर रहा जी, नहीं मिल रही जॉब, स्कैरसिटी तो आई गई है 2020 के बाद, बाहर भी है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, और पे स्केल्स भी बड़े नीचे ही चल रहे हैं, राइट। तो उसको कहा कि कोई बात नहीं, आप मजदूर का तो काम कर सकते हैं, एक मजदूर को भी जो है 500 रुपये पर डे की दिहाड़ी मिलती है ऑन द लोअर साइड, राइट। तो तू 15,000 रुपये तो कमा सकता है ना, तो 15,000 रुपये कमा और बाकी इसमें से बीवी को दे। ये क्या बहाना है तेरा? पर आप एक पढ़ी लिखी महिला को नहीं कहते कि तू भाई पढ़ी लिखी होने के बाद, डिग्री होल्डर होने के बाद तू प्रोफेशनल बेगर बन के क्यों खड़ी है? तो हम तो प्रोफेशनल बेगर्स की लाइन फौज खड़ी कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ के बाद ये हो रहा है, ये जो एम्पावरमेंट हो रही, एम्पावरमेंट ये है। मुझे बताओ, आप पढ़ा लिखा व्यक्ति, सूट, अभी मैं सूट बूट पहन के बाहर कटोरा लेके खड़ी हूँ, शायद लोग मेरे को देख के हंसेंगे, कोई कहेंगे ये तो मेंटल है। मतलब यू सी, मत कटोरा मैं लेके खड़ी होना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ हाउ इट फील्स। अगर मैं कटोरा लेके कभी अभी अच्छी खासी दिख रही हूँ और मैं भीख मांगना ऐसे जाके खड़ी हूँ, कोई बोलेंगे मेंटल लड़की, मेंटल हॉस्पिटल से छूट के आई है। एक्चुअली मुझे वो लड़कियां वहां पर खड़ी हुई वैसी दिखती हैं, बस कटोरा इनविजिबल रहता है। सो आई टर्म देम एज प्रोफेशनल बेगर्स। मतलब हु वुड वांट टू बेग, राइट, व्हेन यू हैव द ऑप्शन ऑफ वर्किंग, बट व्हेन वी आर गेटिंग फ्री मनी, उगराई हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रही है, मेरे पास कानून है, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैं काम क्यों करूँ? मुझे ज़रूरत क्या है? छोड़ देती हैं काम, नौकरी छोड़ देती हैं, अपनी इनकम कंसील करती हैं, सैलरी इधर उधर कैश में लेनी शुरू कर देंगी, ऐसे घुमाती हैं कोर्ट में, बाय गॉड मैं आपको क्या ही बताऊँ। सब झूठ करके आती हैं। मैम 498A में एक्चुअल में ये लॉ है क्या? मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ना इसे डिटेल में ब्रेक डाउन करें, कौन कौन से केसेस लगते हैं, किस कंडीशन में लगता है, कोई ट्रायल वगैरह, या कैसे वेरीफाई होता है कि मेरे ऊपर या किसी के भी ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर ये केस कब लगेगा? मतलब तो देखिए 498A जो है अब वो BNS में तब्दील हो गया, आपको पता हो शायद। हमारे IPC और CRPC के नाम बदल दिए गए हैं। ओके तो IPC जो है वो BNS बन गया है, भारतीय न्याय संहिता, और CRPC जिसको हम कहते थे वो अब BNSS हो गया है, ओके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, अब इसमें सच्चाई ये है, इट्स एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, इसमें कुछ बदला नहीं गया, सब कुछ वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट हुआ है। तो आपका 498A एज इट इज चला गया है, इसको दो पार्ट में और कर दिया गया, 85, 86 कर दिया गया है, और Okay. कुछ नहीं है। 498A बेसिकली कि पति या पति के परिवार वाले, उसके माता पिता, बहन, देवर, जेठ, कोई भी हो, लड़की को, बहू को मजबूर करते हैं, उससे कोई उसकी प्रॉपर्टी या कोई उसकी बिलोंगिंग, जो उसकी पर्सनल पावर में कोई चीज़ हो, उससे दबाव बनाते हैं उस चीज़ को मांगने का, दैट कम्स अंडर 498A। अब मतलब इसके लिए आप उसको मेंटली हरास कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, वर्बल कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, उस हद तक उसको हरास करते हैं कि वो बेचारी को सुसाइडल थॉट्स आने लग गए, मतलब वो चलते चलते से गिर गई, तो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अप टू दैट एक्सटेंट। इसमें पहली बात, इस पूरी 498 की डेफिनेशन में डाउरी वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं है। ओके पर दुनिया कहती है दहेज मांगा, ठीक है, तो दहेज के लिए जो है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, DP 3/4, ओके ठीक है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब 1983 में आपका 498A आया, 2005 में हमारी कांग्रेस सरकार डोमेस्टिक वायलेंस लेकर आती है, ओके ठीक है। अब जितनी चीजें इसके अंदर हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी कवर, फिर उसकी क्या जरूरत थी? मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज एंड एनीथिंग एल्स, सारे कुछ अब्यूज इसमें। कवर्ड है, ठीक है। अब मजे की बात ये देखिए, ये अब्यूज जो है वो सिर्फ एक औरत को ही हो सकते हैं, औरत मतलब बहू। ओके सो विमेन कमिश्नर हम कहते हैं, मैं बोलती हूँ उसको बहू कमीशन बोलो। तो मतलब 498A का जो हमारा सेक्शन है, लॉ है, वो मेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, मेन के लिए तो कोई लॉ ही नहीं है, पहली बात तो ये तो आप लिखित में ले लो मेरे से, पूरे हमारे कुछ ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में men के, एक भी लॉ नहीं है कोई मेंस नहीं है। राइट के नहीं, लिए? आप क्या करोगे? आपको कोई लड़की सीटी मार दे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई लड़की छेड़ दे, कुछ नहीं कर सकते। वो आपके कंधे पे हाथ डाल ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आपकी मोडेस्टी को कोई आउटरीच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इज्जत नहीं जा रही है। एक चीज आप रेप आप ही कर सकते हो, लड़की नहीं कर सकती। आपका कोई मानेगा ही नहीं आपकी बात, हंसेंगे। शादी के बाद डेटा कहता है कि देर आर मेन हु आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डेटा कहता है, एंड देर आर सुसाइड्स। 2022 में 1 लाख
22,724 पुरुषों ने सुसाइड किया है एज पर एनसीआरबी। ठीक है, ये मेरा डेटा नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट कहती है तो क्या करें हम? अब ये सुसाइड का रिकॉर्ड रखेंगे, इसके लिए हम मेन कमीशन बना दें। मेन कमीशन की पीएल गई थी, राइट? सो कमिंग बैक टू 498A, ये सिर्फ एक औरत इस्तेमाल कर सकती है, औरत विच इज बहू, ओके, नॉट समवन हु इज सिंगल लाइक मी। मेरे लिए भी बहुत कम है मैं भी बता दूं तो। और एक बहू, एक औरत दूसरी 2 औरतों 3 औरतों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती है। ये देखिए कितने तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने इसको प्ले किया हुआ है। सास, वो भी तो एक महिला ही है, विमेन है ना, राइट? ननंद, वो भी तो एक महिला है। अगर उस घर में भाभी है, मतलब दूसरे भाई की वाइफ है, तो भी तो महिला है। सबके खिलाफ होती है, सबके नाम बुन दिए जाते हैं। आप देखिए कैसे ये 2 तीलियां आपस में रखी है और इनको सुलगा के रखा हुआ है, और कहते हैं विमेन कमीशन। नो बॉस, से ओनली बहू कमीशन। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर बोल रही हूं, महिला थाना मत बोलो, बोलो बहू थाना है। ये क्यों बोलते हो महिला थाना है? तुम सास की नहीं सुनते, तुम नंद की नहीं सुनते, तुम भाभी की नहीं सुनते। उनको अरे शर्म नहीं आता, आपकी बहू बोल रही है, आपकी बहू ने इल्जाम लगाया, आपकी बहू। अरे इस बुढ़ापे में क्यों इज्जत उतार रहे हो किसी भली महिला की? पूरी जिंदगी उसने उस घर की इज्जत, वो भी तो कहीं बहू बन के ही तो आई थी, तो पूरा जीवन उसने काटा ना, और उस घर की इज्जत संभाली। आज उसकी इज्जत ऐसे उड़ा रहे हो थाने में, और 4 दिन की आई लड़की ऐसे इज्जत उछाल देती है। से बहू थाना नो। विमेन कमीशन को मैंने तो बहुत बार टैग किया है, लिखा है कि आप लिख दो ना बहू कमीशन, बहू गैंग है ये, क्योंकि तुम तो उनकी सुनते हो। सो कमिंग बैक टू 498A, लड़की जो भी कहेगी वही है। कंप्लेंट जाती है CAW सेल में। CAW सेल इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, राइट? तो वहां पर कंप्लेंट होगी, आपको भी बुलाएंगे, पति पक्ष को भी बुलाएंगे, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, आपसे बात, रिकॉर्ड से मतलब आपसे पूछा जाएगा, आपका पक्ष जाना जाएगा। वहां पर आप पर सिर्फ दबाव बनाया जाएगा कि भाई खत्म करो ना, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, दे दिवा के खत्म करो। अरे क्या दे दूं? और डिमांड पता है किस चीज की आएगी? 50 लाख, 1 करोड़, 80 लाख, 90 लाख। अरे ये तो कुतुब मीनार मांग लेंगी। इनका क्या? ये तो ताजमहल में से कहेंगी 4 कमरे तेरे, मेरे को देते, मेरे नाम कर दे। इनकी ग्रीड का कोई अंत थोड़ी है, लोभी का। इतनी लोभी है ये, राइट? ऐसे बोलती हैं थाने में, 50 लाख दे दो, 25 लाख दे दो। अरे भाई मैं तुमसे पूछूं, बीइंग अ वुमेन आई फील सो अशेम्ड। पूछूं मैं तुमसे, तुम्हारी किस चीज की कीमत लगा रहे हो? फॉर व्हाट आर यू आस्किंग मनी? स्लीपिंग एक्स नंबर ऑफ नाइट्स? आई फील वेरी अशेम्ड ऑफ बीइंग अ वुमेन। और आप सुनिए इनके मुंह से झूठ कैसे निकलता है, मोती की ऐसे फूल झड़ते हैं, और ऐसे टिप्स पे झूठ पड़ा, क्योंकि पढ़ के आती है ना। वकील साहब ने समझाया था, बेटा 10 बार पढ़ लेना अपनी कंप्लेंट की कॉपी, क्योंकि पुलिस वाले पूछते हैं वहां पर, पता तो उनको सब चल जाता है, डिप चेक तो वो कर लेते हैं, पानी नप जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू फाइल दी FIR होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, 161 के स्टेटमेंट होंगे रिकॉर्ड, आपके भी होंगे, लड़की के भी होंगे, जो जिनके नाम एक्यूज के लिए उनके भी होंगे। अब आप समझ लीजिए कि अगर सास, ससुर और देवर 3 लोग हैं, 25 से 30 हजार रुपए का रेट है। एक बंदे का नाम निकालने का पुलिस लेती है। अच्छा, हाँ जी, 25 से 30 30 हजार का रेट है ये, रेट है। हाँ जी। तो पुलिस को क्या दिक्कत है? पुलिस क्यों नहीं करेगी FIR? पुलिस तो करेगी ना FIR। 30,000 दो, एक बंदे का नाम नाम FIR से बाहर निकलवा दो, खत्म। क्योंकि अल्टीमेटली चार्जशीट तो पुलिस को बनानी है ना। इन्वेस्टिगेशन जो IO कर रहा है, चार्जशीट तो वही बनाएगा ना। SHO का भी हिस्सा होता है। SHO मैंने देखा है मांगते हुए। मैम, इन लोगों के मन में मतलब बिल्कुल भी ये नहीं आता कि सामने वाला किस फैमिली से, हमारी भी फैमिली है, नहीं, हमारे साथ कल को। ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। ये कहता हम क्या करें, हमारा काम है। पर आप रखो ना बूता, कराओ ना एंटी करप्शन ब्यूरो में इनकी कंप्लेंट। पर एज पर करप्शन एक्ट, जो भी घूस देने वाला है वो भी उतना ही अपराधी है। पर ये तो कहानी वैसी है ना कि मरता क्या ना करता। माँ बाप की बात है, छोटे भाई बहन की बात है, या बड़ी सिस्टर तो दूसरे शहर में रहती है, दूसरे स्टेट में रहती है। अरे कोई विदेश रहती थी बेचारी, शादी में 3 दिन आई थी, 2 दिन डांस करने के लिए, उसका भी नाम लिख दिया। वो सेटल है, NRI है। अभी तो मैम मैंने सुना था कि अब शायद जब ये बहुत ज़्यादा हुआ उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ दिया था। पहले तो 6-6 साल के बच्चों का भी, 6 महीने का बच्चा 6 भी गया, महीने के ब्रेस्ट बच्चों फीडिंग वाला बच्चा गया है लेडी के साथ में,
क्योंकि माँ रेप जाएगी तो बच्चा जाएगा ही रेप ना। केस उसके ऊपर भी लगाया है, किसके ऊपर? 6-6 5-5 साल के बच्चों के ऊपर भी रेप केस नहीं, लगा है। रेप केस नहीं लगाया होगा। ओके, बच्चे को प्लॉट करा होगा फादर के अगेंस्ट में, नहीं ये पॉक्सो लगवाया होगा। मैं 498 ए की बात कर रहा हूँ, नहीं, जो पहले 498 में देखिए, अगर मान लीजिए मेरा नाम लिखा है ओके। और मैं उस घर की बहू हूँ, पहली बहू हूँ, और मेरा अगर एक बच्चा है और 5 महीने का है, 4 महीने का, ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है बच्चा तो साथ जाएगा ना लॉकअप में, और तब ऑटोमेटिक अरेस्ट था। ये 2013 में अरनेश कुमार का एक लैंडमार्क जजमेंट आया, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओके, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में इसने गाइडलाइन जारी करी कि आप इमीडिएट अरेस्ट, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन ये कहा था कि दिस हैज बिकम अ लीगल टेररिज्म। 498 ए। यस, और उसके बाद एक नहीं, सैकड़ों दफे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अभी जो आप बता रहे थे उसमें कुछ दिन पहले भी 2025 में भी ये कहा है कि ये जो मैट्रिमोनियल लॉज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्शन का धंधा बन गया है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक्सटॉर्ट करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा रही है तो आप समझिए कितने लेवल से वो फिल्टर होके गई। डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए ना, आप हाई कोर्ट गए, फिर आपने एसएलपी लगाई वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच, अब नीचे वालों ने भी पाया कि उसमें कुछ नहीं है या जो भी था, तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि वेग एलिगेशन है, बेसलेस है, जिसका आप नाम ले रहे हो व्यक्ति उस दिन उस शहर में ही नहीं था। डॉट्स, मतलब अगर मैं किसी को फ्रेम कर रही हूं तो मेरे डॉट्स तो ज्वाइन होने चाहिए ना। मुझे अगर दिल्ली से जयपुर जाना है तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, नेशनल एक्सप्रेस 4 या फिर NH48, मैं इसी से तो जाऊंगी। तो एक नीमराना पहुंचूंगी तभी तो उसके बाद आगे मनोहरपुरा पहुंचूंगी ना, डायरेक्ट मनोहरपुरा तो नहीं पहुंच जाऊंगी ना, मनोहरपुरा से घूमूंगी नहीं और एक्सप्रेसवे से इधर नहीं आ जाऊंगी, तो आपकी कहानी नहीं जुड़ती है। क्योंकि देखिए, एक तो वो होता है जो आपने अपनी कंप्लेंट में FIR में लिखा है, वो तो बना दिया वकील साहब ने। अब क्योंकि मेरी कहानी इसलिए नहीं जुड़ती क्योंकि ये कहानी बुनी हुई होती है। ये एकता कपूर का शो है, किरदारों के हिसाब से नाम बदल गया बस। मैं सुन रहा था अभी कि राजस्थान में ऐसे केसेस भी इवन बहुत फ्रिक्वेंटली आए हैं, एक पूरे इवन लीगल गैंग्स भी पकड़े गए हैं, हाँ। जिसमें लड़कों को जानते ही नहीं है, जीवन में शक्ल ही नहीं देखी उस लड़की की, हाँ। और पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया है, सारी चीज़ें, और बाकायदा कि उसने मेरे साथ ये किया, केसेस मतलब एलिगेशंस लगाए हैं। उस लड़के ने आज तक मतलब उस XYZ जो भी लड़की है उसकी शक्ल ही नहीं देखी, पहचानता ही नहीं है, जानता ही नहीं, नाम तो बहुत दूर की बात है। कैसे पुलिस रजिस्टर्ड कर लेती है, और उसमें पुलिस का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट था। हाँ, ये ऐसे कई सारे केसेस केसेस आए हुए थे। हैं, बट वो रेप के हुए हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि जानता नहीं है, मतलब कभी एक बार मिला जरूर है, ऐसा नहीं है। नहीं मैम, एक्चुअली अभी मैं जो ये देख रहा था, पूरा जो सीरीज था ये, उसमें कि पुलिस वाले जैसे केस किया, लड़की ने नाम दिया, फोन करते हैं लड़के को कि तेरा नाम, यस 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 यस, I think आपको, हाँ, यू आर करेक्ट। तो उसमें क्या है कि पुलिस एंड फ्यू सेट ऑफ हाँ, एडवोकेट्स, वो उसका हिस्सा है, वो पूरी टीम है, तो वो इस तरीके से वसूली गैंग की तरीके से वसूली चलता गैंग है। की तरह अचानक से यकायक फोन आता, वो कहता भाई, उन्होंने कहा हमें नहीं पता तू जानता है नहीं जानता, तेरे खिलाफ आइए, थाने में आ जा, तू तो थाने में आ जा, थाने में आ जा। थाने में क्या कहते हैं, जल्दी दे पैसे दे, नहीं तो अभी तेरे को अंदर डालते हैं। इवन अभी शायद मुझे याद आ रहा है कुछ एक फीमेल सब इंस्पेक्टर शायद, मतलब कौन बोल रहा था, मैंने किसी इंटरव्यू में ही सुना था, उन्होंने एक्सपोज भी किया बाकायदा प्रॉपर सामने, मतलब हाँ। देखते हुए कि उसने फोन करके इस तरीके से बात करती है, तेरा तो नाम आ गया है, तू क्यों चक्कर में पड़ा है, कहाँ कोर्ट ऐसे कचहरी है, कई करेगा। सारे पुलिस वाले भी आए हैं। तो और अभी पीछे वो लड़की का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, वो लड़की खुद को एडवोकेट बताती थी, और 2 एडवोकेट्स को उसने फ्रेम, मतलब कई लोगों को फ्रेम कर चुकी है, बट उसमें से 2 एडवोकेट्स को भी फ्रेम करा। तो पहले वाले एडवोकेट ने तो सेटलमेंट कर लिया, बच गया। दूसरे एडवोकेट ने को जब उसने फ्रेम करा ना इन सब चार्जेस में, तो उसने बार काउंसिल में बताया, डिस्कस किया, तो वकील उनमें आपस में डिस्कशन किया, तो पता चला कि पहले भी कर चुके हैं। तो उसने बार काउंसिल के चेयरमैन को ये सारी बात बताई है, रिक्वेस्ट करी, तो बार काउंसिल के चेयरमैन ने, हमारे ADG क्राइम है दिनेश यमन साहब, उनको पत्र लिखा कि आप इस ऐसा ऐसा ये मैटर है, ये FIR रजिस्टर है और पहले भी ये है, आप ज़रा इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करवाएं। तो उनकी रख रखाव में, उनके सुपरविजन में वो इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला उसने 5 लड़कों को और फ्रेम कर रखा है, और 5 से वो पैसे उगरा चुके हैं, और उसमें पुलिस वाले और 1-2 वकील भी साथ में थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। ये ऐसे ऐसे कई सारे गैंग्स ऑपरेट
राजस्थान में भी है और जगह भी जस्ट है। मैं आपका शुरू करने से पहले ही मेरे सामने एक वीडियो आया था, देख रहा था, सिर्फ पहला वीडियो मैंने आज तक देखा कि पत्नी ने वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ वही झूठे एलिगेशन सारे केसेस कर रखे थे। शायद पहला ऐसा मैंने केस देखा था कि जिसमें वाइफ को जेल हुई है। अभी अभी जस्ट आपके करने से जेल हुई है? जेल जेल मतलब कराई है जज ने, केस किया अगेंस्ट। अभी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करने ही वाला था जब हम लोग बैठे थे बाहर। भेजिएगा आप हाँ, मुझे। अभी 3-4 या दिन पहले का ही केस था आई एम ये वेरी जो। सरप्राइज, जेल तो नहीं होती ये तो फाइन भी नहीं लेते। वही चीज मैं, फाइन भी नहीं लेते। अरे 500 रुपए फाइन लगाया एक को, अभी 500 रुपए क्या फाइन है? लेकिन मुझे आपको शायद एक केस याद होगा अपना बरेली वाला। अभी हाँ, मुझे लग रहा है वो इकलौता ऐसा केस संज्ञान इकलौता केस है वो, संज्ञान बहुत में आया था कि बहुत बढ़िया जिसमें केस है वो। कि जिसमें जज ने जितने टाइम वो लड़का जेल में रहा और सारी चीजें जब वो एक्सेप्ट हुई तो उतने टाइम के लिए पेनल्टी और जेल भी लड़की को Yes, भेजा। कि इतने पैसे, बहुत अच्छा। मतलब दैट वाज, आई रियली सल्यूट टू दैट जज। मतलब दिल करता है ऐसे जजेस को जाके ना ऐसे हाथ जोड़ के नमन करो उनको। मतलब इतने, मतलब देखिए, जब क्राइम का कोई जेंडर नहीं है तो मैं सजा पे जेंडर क्यों तय कर रही हूँ? राइट? मर्डर कोई भी कर सकता है ना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि आदमी मर्डर करेगा। सही चोरी बात कोई भी कर सकता है ना, नियत किसी की बदनियती तो हो सकती है ना। है, सही बात है। तो कितनी औरतों ने अपने बच्चों को मारा, ये मर्डर नहीं है? सूचना सेठ गोवा वाली लेडी, वो मर्डर ही तो है, कहीं के लिए घूम रही है वो? बाहर है वो तो प्रूव हो गया ना, उसने खुद ही मारा है बच्चा। और वो जब एक आइसोलेटेड रूम में है तो पता ही, वो तो सब पता ही चल गया ना, वो बाहर है। फिर मैम, इंडिया में एलिमनी लॉज क्या क्या है, किस बेसिस पर एलिमनी डिसाइड होती है? और अभी बिल्कुल आपने सुन ही लिया होगा अब तक, युजवेंद्र चहल के डाइवोर्स की भी बात चल रही है। हाँ, सुनने में आ रहा है कि 60 करोड़ के आसपास कुछ ऐसा डिमांड हो सकता है धनश्री वर्मा की तरफ से। ओके, एक लाइन में आंसर देती हूँ। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर डिसाइड होता है कि आपकी एलिमनी क्या लगेगी। अब एक मजदूर है ओके, तो खुद ही झोपड़ी में रहता है, वो क्या एलिमनी देगा? झोपड़ी ले जाओ मेरी एलिमनी में। लेकिन फिर भी एक कोई लिमिटेशंस की, या मैंने आज शादी की, मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ 1 लाख की प्रॉपर्टी बनाई मेहनत करके, आज शादी हो गई तो आज से 50% या इवन कोर्ट्स कैन ऑर्डर एनीथिंग, कोर्ट्स कैन ऑर्डर एनीथिंग। एनीथिंग। भाई अगर मान लीजिए वो आपके पास लेट से उतने फंड्स नहीं है तो आपको वो कहेंगे ठीक है प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दो। अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते केस प्रूव हो जाता है, इफ द पर्सन इज विन, लड़कों की, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता है केस। सपोज अगर हम करते हैं नहीं कि नहीं नहीं, मैं आप एक मिनट आपको समझा देती हूँ। ये भी देखिए, ये जो 498 की ट्रायल है ये सेशंस में चलती है, ओके और सेशंस में ही ट्रायल खत्म होती है। ठीक है, चाहे वो 2 दिन चले या 2 साल चले या 20 साल चले। अगर आप सेशन कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं, राइट, कोई रिबटल है आपका, तब आप हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील करेंगे। मतलब वहां जजमेंट ही आने में सेशन कोर्ट में और इट ट्रायल माइट टेक एनी टाइम। एनी टाइम, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता उससे पहले। आप वही तो मैं आप आई एम कमिंग टू दैट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द लाइफ साइकिल ऑफ दिस केस। अगर आज केस हुआ और ट्रायल चल रहा है तो मतलब हमारे ट्रायल पास केस, एफआईआर रजिस्टर हुई, एफआईआर के बाद चार्जशीट लगेगी कोर्ट में। चार्जशीट, एफआईआर से चार्जशीट ही कई बार 6-6 महीने 9-9 महीने बाद लगती है। इतना टाइम भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुलिस की। नहीं, अगर एफआईआर हुई, चार्जशीट फाइल हुई, सब कुछ ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट्स में, नीचे लोअर कोर्ट्स में, हाँ जी, क्या उस दौरान में मुझे लग रहा है कि हम मतलब ये सारी चीज सुप्रीम कोर्ट में जाने का नहीं, राइट है? सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। नहीं, यू आप सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे ना, तो आप हाई कोर्ट जाएंगे ना पहले। हाई कोर्ट Okay. अगर आपकी बात को नहीं सुनता है या जो भी प्ली आप लेकर के गए हैं, हाई कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देता, देन यू हैव द राइट टू अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट। वरना अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, पहले तो आपका इट्स नॉट लॉफुली करेक्ट, पर अगर आप करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपके जुरिस्डिक्शन का जो हाई कोर्ट होगा उसको रीडायरेक्ट करेगा। ओके, सो यू हैव टू गो प्रोसेस बाय, हायरार्की चलती है ना। आप आज ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट सीईओ के पास तो नहीं चले जाओगे ना कुछ भी लेकर के, पहले अपने मैनेजर को बोलोगे, फिर उसके मैनेजर को बोलोगे, देन यू विल गो टू द सीईओ ना, इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू यू। अगर मैम सुप्रीम कोर्ट के पास, अब हम इस मतलब सिचुएशन पे मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं, सपोज कोई केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास और वो प्रूव हुआ कि द बॉय इज इनोसेंट, मतलब जो भी चीज़ है,
तो क्योंकि आपने बताया कि वो कितने लंबे प्रोसेस के बाद पहुंचा होगा सुप्रीम कोर्ट, उसमें उसका पैसा कितना गया होगा, मेंटल और मेंटल हर हेल्थ, तरीका, मेंटल हेल्थ सबकी ऐसी की तैसी हुई होगी, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ सारी सब बिगड़ी। सब हाँ, सब कुछ पूरा गई ग्रह ही होगी। बिगड़ गया। तो उसमें रिलीफ के तौर पे क्या सिर्फ यू आर जस्ट इनोसेंट यही इनोसेंट, मिलेगा, या बस फिर बस कुछ आपका जो पैसा भी गया है ये उसके लिए कोई चवन्नी नहीं मिलेगी आपको, अच्छा, एक नन्ही चवन्नी नहीं मिलेगी, आप उसके भी हकदार नहीं है। ये देखा ही नहीं जाता। वो तो आप आए ना, हमने थोड़ी आपको बुलाया। आप न्याय चाहते थे, आप लेकिन आए। ये प्रूव हुआ है कि इसने फेक एलिगेशंस थे, वाइफ की तरफ से सारा सारा कुछ फेक था, कोई भी इसमें ऐसा चीज़ नहीं थी जो रियलिटी थी, उसके बिहाफ पर भी कुछ ऐसा नहीं किया जा। अनफॉर्चुनेटली वही तो नहीं हो रहा है। वही उसी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं कि जब केस जो है एक्विटल है, कोई सबूत नहीं है और आपको ये पाया गया कि झूठा केस था, झूठे साक्ष्य थे, गवाह झूठे थे, तो एक पब्लिक सर्वेंट, पुलिस वाला और कोर्ट जजेस, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट है, राइट? उनको झूठी गवाही देने, कोर्ट का समय नष्ट करने, मैलिशियस केसेस क्यों क्यों नहीं आप जो है उसको प्रोसिक्यूट करते? कोर्ट के पास क्या पावर नहीं कोर्ट को किसी से पूछना है? क्यों एग्जाम्पल आप सेट नहीं करते ऐसी लड़कियों को? क्यों टीच देम द लेसन? नो, राइट, क्यों नहीं करते? पर्जरी का केस, 340 का केस बनता है, डिफेमेशन का केस बनता है। वो एक सरदार जी वाला केस था ना, उसका क्या नाम था जो दिल्ली का ही था? यही था, मुझे सर्वजीत नाम था, सरबजीत सिंह, है मुझे ना? अब भी याद है, तो मेरी आप बात भी हुई बताइए है उनसे एक बार। डिफेमेशन वाले केस पे उसका लिया? शायद वो तो अपनी स्कूटी हाँ, कुछ ही उसकी कोई गलती नहीं थी। रॉन्ग टर्न कर रहा था, 4 साल बाद ये प्रूवन हुआ और उसने पूरा लिख दिया हर उसके जगह। बाद उसने डिफेमेशन का केस लगाया, नहीं लिया ना, नहीं लिया। डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। क्यों? प्रॉब्लम तो वही है ना, our judiciary is very biased. That is what I'm saying. आपने एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का भी पूरा केस जितना थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, सुना हो, राइट? डिफेमेशन, उसने क्या गंदा गंदा नहीं बोला, कितने गंदे एलिगेशन थे जॉनी डेप के खिलाफ, और उसके बाद कोर्ट में क्या रोना, विक्टिम कार्ड भी उसने पूरा खेला, और जॉनी डेप वॉन दैट डिफेमेशन केस। हाउ ब्यूटीफुल ट्रायल इट वाज, हाउ ब्यूटीफुल, और क्या मस्त फैसला दिया। मतलब ऐसा होना चाहिए। क्या हुआ, आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ। उसमें अब मुझे अमाउंट बड़ी देर का हो गया, मुझे याद नहीं है। तो जॉनी डेप ने उसके ऊपर, क्योंकि उसका डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस था वो प्रूव नहीं हुआ था, तो वो प्रूव नहीं है, जॉनी डेप उसमें से तो बाहर आ गया, इनोसेंट पाया गया, तो उसने उसके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाया, क्योंकि Okay. उसने जॉनी को बहुत डिफेम किया था सब जगह पे। ऑब्वियसली ही इज अ पब्लिक रेप्यूटेड फिगर, राइट? तो उसने डिफेमेशन केस वो जीत गया, और आई थिंक उससे काफ़ी बड़ा हर्जाना, मेरे को आई डोंट रियली डू नॉट रिमेंबर दैट, उससे हर्जाना लगवाया गया, और काफ़ी कुछ जो है एम्बर हर्ड से जॉनी डेप को खामियाजा दिलवाया। भाई आप खामियाजा कैसे दोगे? पैसे से दोगे ना, आपने डिफेम किया है ना, लो। उसकी डिफेम हुई है, उसकी हाँ। ब्रांड वैल्यू गिरी है। हाँ, ब्रांड वैल्यू गिरी है, तो उसको वो दिलवाया गया। आप पढ़िएगा, इट इज़ ब्यूटीफुल। मैम, इंडिया में अगर इतना सब कुछ हो रहा है, अब एक क्वेश्चन ये है कि आप कैसे प्रोसेस करोगे, मतलब उस अगर आपको इस लॉ में चेंज कराना है, कोई लॉ चेंज कैसे होगा, या मतलब कैसे, क्या उसका प्रोसेस होगा? केवल नेता ही कर सकते हैं, इनके अलावा? लॉ में अमेंडमेंट करना, परिवर्तन करना, रिपील करना, कुछ भी करना, ये पार्लियामेंट का काम है। अब पार्लियामेंट किन से बनाए? हमारे एमपीज, हमारे एमएलएस। तो हम जो कर सकते हैं ना लीस्ट, वो ये कर सकते हैं कि हमारे जो एरिया का एमपी है ना, हम उसके पीछे पड़े। उसके लिए सबको एक होने की बहुत ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली कमरे में बैठ के सब बात कर लेंगे, सोशल मीडिया पे सब ज्ञान दे जाएंगे, पर बाहर निकल के 100 लोग भी साथ में नहीं चलेंगे। मैम, कुछ सेफ्टी बताना चाहोगी आप मुझे कि इतने ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों के माइंड में बहुत अब डर भी मतलब क्रिएट हो रहा है, स्पेसिफिकली अब तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बात हो रही है। आपको लगता है कोई ऐसा तरीका है जिससे मेंस अपने आप को कुछ सेव कर नहीं, सकते हैं, कुछ नहीं है। या सिर्फ यही एक तरीका है कि देखिए, शादी ना करो? शादी मत करो, वो तो मैं तो कह ही रही हूँ, मैं तो लिखित में देने को तैयार हूँ, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे फ्रेम करा के लगवा दूंगी कहीं पे। शादी करो ही मत। यू टेल मी, फॉर व्हाट आर यू गेटिंग मैरिड? व्हाट इज योर नीड? टेल मी। मैम, बहुत सारे रीजंस होते बहुत हैं। सारे रीजन है। फर्स्ट टॉप 2 रीजंस बताइए आप। टॉप 2 रीजंस तो यही होता है कि सबको अपना वंश, प्यार, अपना मोहब्बत, खानदान सेक्स। आगे बढ़ाना होता है। तो खानदान तो वो लेके चलेगी, निकिता सिंघानिया लेके, खानदान तो आपको मिलना नहीं है, ठीक है? अब क्या बचा? प्यार व्यार तो कुछ है नहीं, इट इज ओनली लस्ट, इट इज नॉट लव। देखिए, शादी के 3 बाय प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनको मानती हूँ। आपका लव, सेक्स, बच्चे, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। शादी चलती है सिर्फ विश्वास पे,
क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा है जहाँ पे भरोसा बना के चलना, संयम बना के चलना बहुत ज़रूरी है। और पति पत्नी अगर अच्छे दोस्त बन जाएं तो अच्छे पति पत्नी वो खुद ही बन जाएंगे। वो हमारे में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, पर चक्कर क्या है कि हम तो लेवल बनाने में लगे हैं कि मैं ऊपर ये नीचे, या मैं नीचे ये ऊपर, मतलब वी आर इनटू दैट ईगो बैटल। सो वी नीड, हम फ्रेंड्स के साथ ईगो करते हैं? नहीं करते ना। चाहे कोई मेरा फ्रेंड जो है वो एक किसी मल्टी मिलियनर का बेटा भी हो और मैं एक साधारण, क्या हमारी ईगो आती है? कभी नहीं आती। कहते हैं चल 10-10 रुपए निकालेंगे, ये खाएंगे, याद है ना आपको? पर पति पत्नी में नहीं करते। तो इसीलिए पति पत्नी अगर अच्छे दोस्त बन जाए ना, तो अच्छे पति पत्नी तो वो इतनी बढ़िया जिंदगी काटेंगे, क्योंकि दो दोस्तों की बहुत बढ़िया चलती है और फिर सब कुछ बहुत इजीली स्मूथली हैंडल होगा। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट। वी शुड ट्रस्ट ईच अदर। सो माई one message at this point in time, looking at the situation, we don't want Atul Subhash anymore and we don't want Puneet Khuranas anymore. Shadi mat karo. Every paid thing is available in this country. You can understand what I mean to say, right? Right. So go for any paid thing, but do not go for this thing. भैया सब तो चला जाएगा, आपका बचेगा क्या? सुख, चैन। आज कम से कम लेटते होगे, लेटते तकिए पे नींद तो आती होगी, कल तो वो भी आनी बंद हो जाएगी। प्रॉपर्टी से जाओगे, पैसे से जाओगे, तारीखें लगेंगी, बच्चा होगा तो देखने को नहीं मिलेगा, फिर कर काहे के ले रहे हो? क्या ऐसा कुछ है मतलब इंडिया में लॉ की शादी से पहले एग्रीमेंट टाइप में कि नहीं, प्रीनप इज नॉट लीगल इन इंडिया। ओके, अदर कंट्रीज में लीगल है, कहीं किसी हाँ, कंट्री हाँ, में? बाहर है। हमारे इंडिया में लीगल नहीं नहीं है है, हमारी सरकार करेगी भी नहीं, क्योंकि उससे तो ये सब खत्म ही हो जाएगा ना। अरे हमारी सरकार सिर्फ इतना ही कर देना, झूठे केस करने वालियों को प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दे, आप देख लीजिए कमी आ जाएगी। ऑफ कोर्स। और ये होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में महिला को माता का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया, तो पुरुष को भी बलात्कारी का दर्जा तो मत दो। जरा सा आरजे कर वाला इंसिडेंट हुआ, सबने लिखना शुरू कर दिया ऑल मैन आर रेपिस्ट, राइट? ऑल मैन आर रेपिस्ट, करेक्ट? So that means your father and brother is also a rapist. How easy, 100 ग्राम चमड़े की जबान है, चला ली। If I say all men, mind you, मेरे को भी संसार में लाने में एक आदमी का योगदान था, वो मेरे पिता थे। तो क्या उन्होंने मेरी मदर का रेप किया था? Do you mean to say that? ये हेट्रेड है और इनको ये पता ही नहीं है। जो फेमिनिज्म की बत्ती लगा रखी है ना, ये तीली, ये इन्हीं को झोंक रहे हैं, इसमें इन्हीं को झोंक रहे हैं। ये महिला भड़काऊ आंदोलन है। आप देख लीजिएगा लॉन्ग रन में कितनी दुर्गति होगी, और दुर्गति ये महिलाएं अपने कर्मों से और कराएंगी, आप देख लीजिएगा। मैम, चाइल्ड की कस्टडी किस बेस पर मिलती है? क्या लॉज है उसके लिए? मदर की बहुत जरूरत है। फादर को मिली है किसी केस में? किसी यस मिली है, बहुत कम मिलती है। किन केसेस में, किन जहाँ मदर बिल्कुल ही मेंटली अनस्टेबल हो, कोई और हेल्थ इश्यूज हों, वैसे केसेस में फादर को दे दी जाती है। डाइवोर्स अगर म्यूचुअली हो रहा है तो फिर बच्चा मदर के पास ही क्यों रहेगा? ये मुझे आप थोड़ा सा समझाइए। या तो अगर फादर दूसरी शादी कर ले, क्या कोई ऐसा लॉ इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखता कि अगर फादर ने दूसरी शादी कर ली तब भी ठीक है, कि अगर लाइक मदर को ही क्यों मिलेगा बच्चा? नहीं, तो मदर भी तो दूसरी शादी करेगी ना। मेरे पास एक केस है, मतलब मेरे एक्वेंटेंसेस का है। पहली शादी में 13 साल की शादी, 14 साल की शादी, 13 साल की बच्ची, सब ले गई उस बंदे का। बंदा बहुत अच्छी लेवल पे, मतलब कैट कंपनी में काम करता रहा है, गुड़गांव में घर था उसका, सब ले गई। 2 घर थे, दोनों घर ले गई, सारी ज्वेलरी, और उसने मोटी अमाउंट एलिमनी में ली। बच्ची का पूरा पैसा उसने भविष्य तक का उससे रखवाया। मतलब बंदा ऐसे कहते हैं ना, जेब में उल्टी करके जितना निकालना था निकाल दिया उस बंदे ने, ठीक है। और बंदी थी सिंपल ग्रेजुएट, उसको उसने एमबीए कराया, पीएचडी कराई। सही कराया। ज्योति मौर्य का भी तो पता ही है ना, है ना। तो उसके बाद सब ले गई, ठीक है। अब भाई जी इसने दूसरी शादी कर ली। ओके। मैंने इस बंदे को समझाया मत करना, एंड इट इज टू अर्ली। बट साइकोलॉजी बताए आपको, विमेन आर very strong mentally and emotionally compared to men. Men are very weak. दिखते हो आप बिल्ट में स्ट्रांग हो, बट इमोशनली मेंटली, मतलब इमोशनली आप लोग बहुत वीक हो। मेंटली वुड नॉट बी द राइट वर्ड, इमोशनली आप लोग बहुत वीक हो, और हम लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं।
और नहीं तो क्या, हमारे तो 2 बूंद ऐसे हुए, उसके बाद हम वी गेट बैक टू नॉर्मल। आप लोगों के साथ वो भी नहीं है, क्योंकि आपको तो कोई जज करेगा, अरे पागल है, लड़का होके रो रहा है तू, क्योंकि आपको से तो रोने का अधिकार भी हमने छीन रखा है ना, हमारे सो कॉल सिस्टम ने। सो कमिंग बैक टू दैट, तो उसने शादी कर ली, मुझे बताया कि देखो जी ये है, बंदी डिवोर्सी, सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, मैंने तुरंत मना कर दिया। 12 साल का 13 साल का बच्चा, अब अगर 12-13 साल का बच्चा है तो 13 साल की तो उसकी भी शादी रही होगी। पहले क्या हमारे लिए ये जरूरी नहीं है जानना कि उसकी पहली शादी क्यों टूटी, क्या हुआ था, क्या लिया दिया उसने? यू शुड हैव टेकन योर ओन स्वीट टाइम, राइट? कर ली उसने, जो वर्जन दिया वो तो अपना वर्जन देगी ना, बट आप तो जानिए, डिवोर्स की डिग्री देखिए तो सही, पता चलेगा क्या है क्या नहीं, समझने का थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। उसके बाद कर ली, अब मुश्किल से शायद 1 साल नहीं हुआ, यहाँ से भी डाइवोर्स हो गया? ना होने के कगार पे है। ओके। रोज घर में जूता लात होती है, सामान फेंकना, बॉम्बे के पॉश एरिया, मतलब हीरा नंदानी में, इतनी बढ़िया जगह में वो रह रहे हैं, क्योंकि अगेन ही इज वर्किंग इन अ वेरी जीरो से अगेन बैक टू दैट। एंड बड़ी सुलझी हुई फैमिली, छोटी सी फैमिली है, एक भाई बहन है और माँ बाप है, बस इतनी सी फैमिली है लड़के की। तो बहन अपने घर गई हुई है शादी करके, उसके बाद रोज जूता लात, मतलब कम से कम 6-7 बार तो बंदी सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुकी है, कुछ कर लेती है। और Okay. अभी पीछे थोड़े दिन पहले लड़के को ही निकाल दिया, बोले तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। अच्छा। हाँ, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी इस घर से, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल का सेशन चल रहा है और सारे खर्चे तुम दोगे, तुम यहाँ नहीं रहोगे। वो भाई जाके पीजी में रह रहा है। फिर कुछ दिन पहले फोन आया था, अब क्या करूं, मैंने कहा झेलो कलेक्टर, एंजॉय। कोई लॉ नहीं है जिसकी वजह क्या से? करेगा? अभी मैं वो डर ये रहा है कि कहीं इसने सुसाइड कर लिया तो पता चला मेरे नाम का बिल फट गया, और वो कुछ भी कर सकती है, बड़े अनप्रेडिक्टेबल वुमेन है। अभी मैं एक केस एक पॉडकास्ट में देख रहा था, मुझे याद आ रहा है कुछ कि आप मुझे बताइए, मतलब इसके लिए भी कोई लॉ है कि नहीं है कि चाइल्ड स्टडी की बात, कस्टडी की बात थी, बच्चे की कस्टडी की, एलिमनी मेंटेनेंस डिमांड कर रही थी वाइफ हस्बैंड से। हस्बैंड ये कह रहा था कि 2 बच्चों का मेंटेनेंस मैं दूंगा, जो तीसरा बच्चा है वो मेरा नहीं है, उसका मेंटेनेंस मैं नहीं दूंगा। और वाइफ ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो बच्चा इसके फ्रेंड का है, मतलब इसका बच्चा नहीं है वो तीसरा वाला। तो ऐसी सिचुएशन में भी फिर वो उसको कोई डीएनए वगैरह तो खैर जरूरत ही नहीं है कराने की, टेस्ट जब वगैरह, वो खुद एक्सेप्ट कर रही है तो जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसे भी केसेस थे जहां पर द मैन हैड डिनाइड दैट दिस चाइल्ड इज नॉट माइन एंड ही रिक्वेस्टेड फॉर अ डीएनए टेस्ट, बट कोर्ट ने डिनाई कर दिया। कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को डिनाई कर दिया। तो उसे तीनों बच्चों का देना पड़ेगा या? और कब तक देना पड़ेगा अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो? जब तक बच्चे मेजॉरिटी नहीं अटेन करते टिल द एज ऑफ 18। अगर लड़की को एलिमनी मिल रही है फाइनल अमाउंट नहीं? मेंटेनेंस इज डिफरेंट थिंग, एलिमनी इज डिफरेंट। ओके, क्या डिफरेंस है दोनों में? मेंटेनेंस जब आप केस फाइल करते हैं तो एक आपकी लगती है इंटरिम मेंटेनेंस। ओके। इंटरिम मेंटेनेंस जब तक केस की फाइनल हियरिंग नहीं होती और सारे फैक्ट्स एविडेंस के बेसिस पे एक फाइनल मेंटेनेंस तय होती है कि अब आपको आजीवन या दूसरी शादी आपने जब तक नहीं करी इतने रुपए प्रति माह अपने हस्बैंड से गुजारा भत्ता मिलेगा। ठीक है, ये एक पार्ट है। एलिमनी इज जब डिवोर्स होता है तो एक लमसम अमाउंट कि आपकी या आजीवन जितनी भी आपकी जिंदगी है तो आपको ये वन टाइम एक अमाउंट मिल रहा है, उसमें फिर मेंटेनेंस नहीं होती है, मेंटेनेंस नहीं मिलेगी फिर उसमें, फिर वो फाइनल वन टाइम अमाउंट मिलता है कि ये लमसम अमाउंट ले लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज अ डिफरेंस। अब रही बात बच्चों की, तो जब तक बच्चों की शादी नहीं होती है, सॉरी बच्चे 18 साल के नहीं होते हैं तब तक तो फादर को देनी ही पड़ेगी। रही बात दूसरी शादी कर ली तो ऑब्वियसली नए पिताजी करेंगे, फिर the burden will shift to another man, that's it. Anyway, some man or the other men will bear that burden. तो खैर आप इस चीज़ पे बात ही करती हो, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने की कितनी नीड है इस समय हम लोगों के लिए इंडिया में? जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकते? दूसरा सवाल ये भी है, क्यों नहीं बनाए? क्या उन्हें, हम लोग तो कुछ थोड़ा काम भी करने जाते हैं तो सोचते हैं पहले से कि इसके नहीं, क्योंकि तब देखिए ये जो लॉज बने ये एक महिला की रक्षा के लिए बने, और आप इस बात से एग्री करेंगे कि कुछ महिलाओं का तबका है रूरल एरियाज में जो तब भी पीड़ित था, आज भी है। तब तो शहर की लड़की भी पीड़ित थी, आज बस फर्क ये है कि अर्बन एंड सेमी अर्बन गर्ल्स आर नॉट विक्टिम एनी मोर।
स्टिल अब अगर आप रूरल एरियाज में देखेंगे तो दहेज प्रथा, आज भी कुछ ना कुछ हरेसमेंट, किसी तरह की अट्रॉसिटीज उनके साथ होती है। अब दुख की बात यह है कि ना तो ये कानून उन तक पहुंचता है, ना उन बेचारियों को पता है कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, और सही में उन्हें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि इतना झूठ का वो है ना भार हम इस कि चीज पे बात भी कर रहे थे कि जो रियल विक्टिम्स हैं विक्टिम्स हैं दे आर स्टिल द मैम सफरर्स अनफॉर्चुनेटली। अगेन अभी वही चीज़ कि हम सबको पता है कि बहुत लंबा प्रोसेस है लॉ चेंज करने का ये सारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये गाइडलाइंस इशू कर सकता है ना कि जो भी फेक केसेस प्रूव हो तो उनके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना ही लेना है। एब्सोल्युटली, यही तो हम डिमांड कर रहे हैं। अगर यही हो जाए तो हम इसी जुडिशियल रिफॉर्म, जेंडर न्यूट्रल लॉज की आप बात कर रहे हो ना, देखिए उस वो आप करें कब करें, हम उस पर अभी नहीं जा रहे, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन सो सून। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल नॉट हैपन, टेक इट इन ऐसा राइटिंग, मत कहिए मैम। मैं बता रही हूँ। बट आप कम थोड़ी से तो कम उम्मीद फॉल्स दीजिए, कम से केस कम। फाइलर्स को प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट कर दें। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कि मतलब कुछ डर तो डालेंगे। आज मतलब झूठा केस लगाना भी तो एक अपराध है, क्राइम ही तो है। तो आप किसी को क्राइम करने से डर ही कहाँ है? ये वही बात हो गई ना कि मर्डर वाले को अगर आपने बेल में छोड़ दिया, वो कल 2 मर्डर और करेगा, और उसको बेल पे काहे के लिए छोड़ा है? राइट? उसकी तो हिम्मत बंद गई, और उसको अब पता चल गया कि कैसे जाना अंदर और कैसे आना है, कितना खर्चा लगेगा, और 4 दोस्त अंदर और बना के आ गया। राइट? तो ये अब इसे सुप्रीम कोर्ट कहती है ना कि बेल इज अ राइट, बेल इज अ राइट, बट इट डिपेंड्स ऑन अ केस टू केस। अब निकिता सिंघानिया ने कौन सा ऐसा देश की जीडीपी में बढ़ोतरी कर देनी थी कि उसको बाहर भेज दिया? अब उसको बाहर भेज दिया, कल वोट के एक्सेंचर उसको कहीं ऑफ साइड लोकेशन पे भेज देगा, कहीं बाहर भेज देगा, वो छूमंतर हो जाएगी। तुम बुलाते रहो उसको, चल रही है ट्रायल, वकील देख लेगा। मैम बिफोर बी एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन और ये सारी चीज़ें, आप कुछ ऐसे तरीके बताइए कि जिससे लड़के अपनी शादी या आगे के लिए कैसे बचा सकते हैं, कोई तरीका? देखिए, पहली चीज तो मैं कहूंगी शादी मत करो। अब अगर करनी है तो 25 की उम्र से इसकी प्लानिंग करो। नाउ व्हेन आई से 25, देखिए आजकल छोटे छोटे 20 साल के लड़के भी सब सोशल मीडिया के एक्सेस है, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। डू नॉट कीप एनी एसेट्स इन योर नेम, नेवर एवर। वो कौन सा क्रिकेटर था अभी? हार्दिक पांड्या, क्लासिक एग्जाम्पल। सारा ठीक कुछ है। उसने अपनी माँ के नाम पे हाँ, कर तो रखा था। आप उनके नाम लीजिए। कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मैं आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा नाउ, women will also take advantage of it. You are asking me, I am answering it. Do इन्वेस्टमेंट्स की भी राउटिंग करने का तरीका है। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं, लोन अगर आप ले रहे हो, पहली बात हर चीज लोन पे लो। मकान लेना है लोन पे लो, गाड़ी लेनी है लोन पे लो, ले जा भाई, लोन के साथ ले जा, गाड़ी ले जा, मकान ले जा। अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो आप और वाइफ के साथ में ले रहे हो, तो दोनों 50-50% लोन पे करो। कल को कोई डिस्प्यूट होता है, कोई बात नहीं, या तो लोन को पे ऑफ कर दो, नहीं तो भैया एक बंदा उसमें से एग्जिट हो जाओ, जिसके पास प्रॉपर्टी गई वो लोन पे करता रहेगा। सिंपल है ना? तो कुछ होगा ही नहीं जब खोने के लिए, तो टेंशन ही नहीं ना, करो फिर शादी बिंदास, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लान योर सेल्फ फाइनेंशियली वेल। वो नहीं होना चाहिए कि आज दिन आपको ये फील हो कि अतुल सुभाष वाली कि यार ये तो मेरा, मैं तो कमाई जा रहा हूँ, मेरा ही पैसा जो है मेरे अगेंस्ट लग रहा है। अगर किसी ने शेयर्स खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, हाँ, उन शेयर्स में भी वाइफ का राइट होगा? सब चीज में है, अगर उसको पता है तो। पता है तो हाँ, क्या ट्रस्ट तो एक वैसी चीज है, संस्था अलग चीज हो गई। ट्रस्ट से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई अच्छा पर्सन है, एक ट्रस्ट या एनजीओ कुछ भी फाउंड करता है, उसमें कोई पोजीशन एक्वायर कर लेता है, सभी कुछ ट्रस्ट के पास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें वाइफ ले पर सकती है। उसमें तो आपको भी नहीं कुछ मिलेगा ना, फिर आप तो सबको ट्रस्ट को दे दोगे। लाइक किसी ने भी एक ट्रस्ट फाउंड किया है, ऐसा ही आजकल मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, चल रहा है। उन्होंने एक बहुत ही सुप्रीम पोजीशन एक्वायर कर ली। अंडरस्टूड, समझ गई मैं। हाँ, ये आप ऑन कैमरा पूछ रहे हो? ऑफ कैमरा? हाँ, ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑन कैमरा लोगों को पता तो लगेगा उसमें क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर वेज। मैं वही पूछ ऑल रहा आई एम हूँ। सेइंग इज, यार बहुत दिल जलता है जब आपके मेहनत के पैसे इस तरह से जाएं। डर भी लगता है, लड़के काफी डर का माहौल मैं है, तो कर ही महसूस क्यों रहे कर हो? मैं रहे तो कह रही हूँ टीच देम अ लेसन फॉर अनदर 2 years। इफ मेन स्टॉप मैरिंग, यू सी ये सब लाइन पे आ जाएंगे, सारी लाइन पे आ जाएंगी। हम भी तो देखते हैं कौन अपनी ये पापा की परियां कितने दिन अपने घर में परी बन के रहती, हम भी तो देखें। हम भी तो देखें। अरे रुको, थोड़ा सब्र करो।
मत करो शादियां, मैं बता रही हूँ 2 साल देखो, 2 साल आज से लेकर के 2 साल मान जाओ, मैम मान मेरी तो जाओ वैसे आप। ही बहुत लंबा टाइम है अभी। क्या बदलाव आएगा आप सच में देखना, फड़फड़ा जाएगा सारा सिस्टम। भैया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मैरिज इंडस्ट्री। पिछले साल का था दिसंबर का कि इस बार शादी के सीजन में जो नवंबर से पता नहीं 35 लाख के पता नहीं कितने लाख शादियां जो है बताई गई थी कि हो रही हैं। और कई उनके जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं या इवेंट बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बड़ा पूरा बिजनेस है। इकोसिस्टम है, ये सब हिल हाँ, जाएगा। सब मिल जाएगा। अरे करो तो सही। अब तो शादियां कहाँ वो ट्रेडिशनल स्टाइल होती है, छोटे से पंडाल में सब कुछ हो गया। अब तो पहले प्री वेडिंग शूट बहुत होता है, रॉयल वेडिंग्स होती हैं अब तो। पोस्ट वेडिंग शूट होते हैं, पता नहीं कौन कौन से शूट नहीं होते, हनीमून के भी शूट हो रहे हैं आजकल तो। क्या कुछ बोले। भी कर सकते हैं आजकल। अम, बहुत अच्छा लगा वैसे मैम आज का कॉन्वर्सेशन, मुझे लग रहा है आपको भी मज़ा आया होगा। बिल्कुल, बहुत मजा आया मुझे। और कैसे एंड करना चाहोगे आप इस कॉन्वर्सेशन को? मैं तो इसी मोड पे एंड करूंगी, से नो टू मैरिज, गो फॉर मैरिज स्ट्राइक, दैट्स इट, गो फॉर मैरिज स्ट्राइक। टीच देम द लेसन, लेट देम हैव द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। बाकी मैं आपको बता दूं, 49 एक ऐसे कानून है, 49 जो लड़की के लिए बने हैं। आपके पास कोई कानून नहीं है, लड़कों के लिए कोई कानून? कुछ नहीं है। फॉर एन एडवाइस लाइक बिफोर द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, आपको क्या लगता है कि शादी करने से पहले कैसे पहचाने कि ये ठीक पर्सन है हमारे लिए, यानी रेड फ्लैग्स क्या देखने चाहिए? देखिए आजकल बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। आप इतने केसेस देख चुकी हैं। सबसे बड़ी बात तो जो ये एक अहम आ गया है ना, देखिए जो अर्निंग विमेन हैं वो बड़ी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो अब वो क्या है कि देखिए हमें भी लड़कों को भी समझने की ज़रूरत है। अगर मैं आपकी साइड से बात करूं कि अगर वो उस तरीके का लाइफस्टाइल जी रही है, इंडिपेंडेंट है, तो वो एकदम से उसका बदल नहीं जाएगा। या तो आप नौकरी वाली लड़की से शादी मत करो, आप कहो जी मुझे होम मेकर चाहिए, ठीक है। फिर तो आपकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यू ऑल्सो हैव टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। भाई अगर मैं एक वर्किंग वुमेन ला रहा हूँ तो ऑब्वियसली फिर उसको घर तो नहीं बिठाऊंगा, या वो शायद नहीं बैठना चाहेगी, राइट। अब अपनी वजह से जब कभी मैटरनिटी के वजह से लीव लेगी या छुट्टी परमानेंट वो लेगी, वो एक अलग चीज़ है। बट उसमें भी देखिए बहुत लड़कियों को ग्रज रहता है। मेरे को भी आके लड़कियां कमेंट करती हैं कि मैंने अपना करियर इसलिए त्यागा क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करना था, और मैंने आज घर बैठी हूँ, इसलिए बैठी हूँ, मेरा करियर मतलब। बट तो अब मैं उनसे ही कहूँ कि फिर तुमने शादी क्यों करी? ये तो पता था कि भाई हम जब गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो गृहस्थ जीवन का एक पार्ट ये भी है ना। तो यू शुड हैव नॉट मैरिड, ईदर यू शुड हैव नॉट मैरिड, ईदर यू शुड टेल योर हस्बैंड, अ वुड बी हस्बैंड, कि भाई मैं बच्चा प्लान नहीं करूंगी। अगर उसको बच्चे का इतना शौक है तो फिर वो सोच लेगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा क्लियर हमें ये सारी बातें करनी चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। और थोड़ा सा ना देखिए लोग कहते हैं कि लड़की की लाइफ कठिन है शादी के बाद, लड़की की कठिन कम है, लड़के की ज़्यादा कठिन है। क्योंकि उसको जो सामंजस्य बिठाना है ना, बैलेंस करना है, वो वाइफ में और अपने पेरेंट्स में करना, खास तौर से मदर। क्योंकि मदर को लगता है हाय रे हाय मेरा बेटा गया, है ना। देखिए वो एक इनसिक्योरिटी आती है एज अ वुमन, ठीक है। और अगर आप उनकी तरफ से रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वाइफ को नहीं जमेगा, वाइफ की तरफ से रहेंगे तो मदर पेन में रहेंगी। तो वो बैलेंस बहुत ज़्यादा जो है लड़के को करना पड़ता है। सो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। देयर आर मेन हु आर एबल टू डू। तो रेड फ्लैग ऐसे कुछ नहीं है, और ऐसे देखो तो बहुत सारे रेड फ्लैग हैं। बट मुझे लगता है वो जो मुलाकातें में आप बाबू शोना करते हैं, instead of that babu shona, because all those babu shona goes when the girl goes to a thana, right? There is no babu and no shona then. So instead of that, have very meaningful candid conversations the way I am telling you. कि वो देखिए हर एक इंसान ने एक अपना भविष्य, मैं कैसा भविष्य जीऊंगा या जीऊंगी, किस तरह की लाइफ में जीना चाहती हूँ, जीना चाहूँगा, वो एक विजुअलाइजेशन किया होता है, चलता है हमारे दिमाग में, है ना। तो अगर लड़की करियर ओरिएंटेड है एंड यू थिंक कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, तो देन शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। तो ये सारी बातें वो खुलासा, क्योंकि लड़कियों का ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि मैंने शादी के बाद मैं भी इतने पैसे कमाती थी। और देखिए वो सही कह रही है, उसने भी पढ़ लिख कर आज अगर आप 50,000 पर मंथ की सैलरी पे पहुंचे हैं तो इतना आसान नहीं है। 50,000 35,000 भी इतना आसान नहीं है। तो ऑब्वियसली सबको पिंच होगा, फिर एक एक चीज़ के लिए उसको आपसे पैसे लेने पड़ेंगे, आप उसी बजट में उसको बोलेंगे चलिए, वरना उसके पास 35 एक ल्यूक्रेटिव इनकम थी ना अपनी, कि अपना वो कुछ भी खरीद ले कर ले। तो बट आई थिंक वन शुड हैव अ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर कॉन्वर्सेशन। अपना जो शुरुआत का समय है ना, वो 6 मीटिंग, 7 मीटिंग, 8 मीटिंग, इंस्टेड ऑफ अ डिनर डेट और अ कॉफ़ी डेट,
go for a coffee, sit in a garden, public place, and go in a public place always, and where there are cameras, and talk about these things कि मैंने क्या लाइफ प्लान करी है. क्योंकि मेरा मानना है कि जिस लड़के या लड़की ने शादी करने का फैसला किया है उसके पास इतनी समझ तो होगी ना कि मैं अपना जीवन कैसे जीना चाहता हूँ कि चाहती हूँ. तो ये बात करना, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है. राइट. अगर आप दो का तालमेल अच्छा है तो दोनों ही तरफ के पेरेंट्स खुश है ना, फिर तो सब बेफिक्र है. और बाकी अनफोर्सीन तो देखिए टेम्परामेंट्स का, छोटी नहीं कह छोटी सकते. बात पे है कि ये बाहर की चप्पल घर के अंदर पहन के आ जाता है, घर गंदा करता है इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए. टूथपेस्ट पीछे से नहीं बीच से दबा देगा तो इसलिए मुझे चाहिए, इसकी हैबिट्स ऐसी हैं, नाश्ते के बाद ब्रश करता है. अच्छा, ये चीज़ भी. लव मैरिज है जबकि. तो देयर कैन बी एनी रीजंस. अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम एक छत के नीचे रहते हैं ना, वो हम तभी डेवलप करते हैं, वो तभी पता चलती है हमें. तो उतना तो हम किसी को जान नहीं सकते, और वो हमारा कल्चर है नहीं. जैसे कि हम पहले साथ रहें, ट्राई टेस्टिंग करें और उसके Right. बाद वो करें, वो हमारा कल्चर नहीं. लिव इन में भी आप देख ही रहे हैं, बवाल हो ही रहे हैं. एक भाई ने एग्रीमेंट बनाया था ना, बॉम्बे कोर्ट का था, वो एग्रीमेंट बनाया था. उसने कहा कि मेरा तो ये बनता ही नहीं है, तो खुद ही रह रही है मेरे साथ, ये रहा, मैंने तो एग्रीमेंट बनाया है. अब कोर्ट ने भी ऐसे सिर पकड़ लिया कि अब क्या करें इसने तो ये. बट यू नो, वो बच गया था वो. हाँ, ओके. कुछ लगाया तो उसके ऊपर एलिगेशंस. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम फॉर टुडे. कैसा लगा आपको आज का मोस्ट कॉन्वर्सेशन? वेलकम. मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक आप जैसे और लोग आगे आए और इन मुद्दों पर बात करें, बिकॉज मेरे को लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. बहुत लोगों ज़रूरत है. को. दोनों को ही ज़रूरत है. एवरीवन इन द सोसाइटी नीड्स टू बी अवेयर व्हाट इज गोइंग अराउंड, एंड वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. राइट.